इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वजीर सलाउद्दीन जंगल में एकदम से गुकबरो का खंजर उसके गले पर तान लेते हैं। गुकबरो के कंधे में एक तीर भी लगा होता है और ये तीर वहाँ पहुंचने वाले क्राकोश ने मारा होता है। ये देखकर बोरो सुख का सांस लेता है। वजीर सलाउद्दीन गुकबरो के सिपाहियों से कहते हैं अपनी तलवारें नीचे करो वरना मैं इसे यहीं पे मार डालूंगा। सिपाही तलवारें नीचे नहीं करते तो बोरो कहता है अगर अपने सरदार की सलामती चाहते हो तो सुल्तान का हुक्म सुनो। क्राकोश की जानिब देखते हुए गुकबरो कहता है क्राकोश तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जवाबन क्राकोश चिल्लाते हुए कहता है असल में शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए गुकबरो। हमारे लिए अपने परों को खोलने वाले सुल्तान पे तलवार तान कर तुमने हद फलांग दी। मैं वजीर वबाल नहीं उठा सकता, अपने आदमी पीछे हटाओ। वजीर सलाउद्दीन गुकबरो से कहते हैं तुम अगर मजीद जिद करते हो तो मैं तुम्हारा खून बहाने से दुरेर नहीं करूंगा। बोरो कहता है गुकबरो दस्तबरदार हो जाओ। बिलाखिर गुकबरो सिपाहियों से कहता है हथियार नीचे करो। यह सुनते साथ ही सिपाही पीछे हट जाते हैं। बोरो तेजी से आगे बढ़ता है और वजीर सलाउद्दीन के पास जाता है। वजीर सलाउद्दीन सिपाहियों से कहते हैं सबको तहवील में ले लो। फिर गुकबरो से कहते हैं जब तक तुम्हारा दिमाग अपनी जगह पे नहीं आ जाता तुम सब मेरे कैदी हो। कायरा में तबीबा शमसा खातून का इलाज कर रही होती है। फिर फातिमा खातून से कहती है शमसा खातून को तेज बुखार है, मुझे ये जानने की जरूरत है कि इन्होंने पिछले दिनों में क्या खाया और क्या पिया। यह सुनकर फातिमा खातून परेशान होते हुए पूछती है मेरी बेटी को जहर तो नहीं दिया गया। तबीबा कहती है मुमकिन है। लैला भी वहाँ पे आ जाती है। जुमर्द परेशान होते हुए वहीं पे खड़ी होती है। फातिमा खातून तबीबा से कहती है ये कैसी गद्दारी है। तबीबा कहती है हमें पहले इस बात को यकीनी बनाना होगा। फातिमा खातून जुमर्द से कहती है बेटी वो इलाज तैयार करो जो तुमने बताया कि तुम्हारी दादी बनाती थी। शमसा को पिलाते हैं ताकि शायद ये सेहतियाब हो जाए। यह सुनते सारी जुमर्द चली जाती है। जुमर्द के जाने के बाद लैला फातिमा खातून से कहती है वालिदा शमसा आपस से मुतल्लिक कुछ है। तबीबा को भेजने के बाद फातिमा खातून पूछती है बोलो बेटी। तो लैला कहती है मुझे जुमर्द के कमरे से कुछ मिला है वालिदा, उसमें अजीब और गरीब दवाई थी। मैं जमशेद अफंदी से मिली, वो उसको मुआयना करवाने जा रहे थे। मुझे बताने वाले थे कि वो किस चीज से बनी है लेकिन जमशेद अफंदी भी मारे गए हैं। फातिमा खातून परेशान होते हुए कहती है क्या किसने किया और कैसे। तो लैला कहती है मेरे ख्याल में शमसा आपा को जहर देने वाली अपना सुराग छुपाने के लिए जमशेद अफंदी को मारने वाली भी जुमर्द ही है वालिदा। यह सुनकर फातिमा खातून कहती है लैला जो कुछ तुम कह रही हो ये कोई आम बात नहीं है। हम हाथ में सबूत के बगैर किसी पर इतनी आसानी से इल्जाम नहीं लगा सकते। लैला पूछती है हम फिर क्या करेंगे। तो फातिमा खातून से कहती है तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनते साथ ही लैला चली जाती है। कुछ में इलाज के बाद हकीम सबीला से कहता है शहजादी बदकिस्मती से हमने आपका बच्चा खो दिया है। सबीला बहुत गमगीन हो जाती है। लाडगाई उसके पास बैठते हुए कहता है शहजादी सब कुछ गुजर जाएगा, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मगर सबीला अपना मुंह मोड़ लेती है। दूसरी तरफ मारिया बाल्डोन से कहती है बालेन और विलियम के लिए अंदर से किसी की मदद के बगैर फरार होना नामुमकिन है। तो बाल्डोन पूछता है ऐसी चीज की जरूरत कौन कर सकता है। मारिया कहती है बालेन की मौत सबसे ज्यादा दुख किसे देगी। यह सुनकर बाल्डोन गुस्से से कहता है जो कुछ भी हो जाए शहजादी सबीला हरगिज ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करेगी। मारिया उसे कहती है आपके जज्बात आपको सच्चाई को देखने से नहीं रोक सकते। अगले ही लम्हे खात्मा भागती भागती आती है और कहती है शहजादी सबीला की तबीयत बिगड़ गई है। यह सुनते साथ ही बाल्डोन आपा आपा कहता हुआ भाग पड़ता है। शाम में करतगन वज़ीर अमाद और असफियानी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और रुकते हुए कहता है देखो नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने फरीजा कहा और जिम्मेदारी कहा लेकिन दरवेश चाचा मुझे माफ नहीं करेंगे। जवाब असफियानी कहते हैं नहीं तुम आओ, वो वसी दिल इंसान है। वैसे भी दरवेश साहिबान किसी के पीछे नहीं पड़ते। करतगन खजूरें दिखाते हुए कहता है खजूरें ये मदीने से हैं, वो इन्हें पसंद करते हैं। वो तीनों आगे बढ़ते बढ़ते मिंबर वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं और उमर मल्लाह को जमीन पे पड़ा हुआ देखकर एकदम से उनके पास जाते हैं। मुआयना करते हुए असफियानी नफी में सर लाते हैं। ये देखकर करतगन और वज़ीर अमाद भी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। वज़ीर अमाद कहते हैं ऐसी गद्दारी कौन करेगा। तो करतगन कहता है गमुश्तगन तुमने एक अल्लाह वाले को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें इसके लिए जवाब दे ठहराऊंगा। ये कहते साथ ही करतगन जाने लगता है तो वज़ीर अमाद उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हो, हमारे गम में इजाफा ना करो। तुम कैसे जानते हो कि उसने ये किया है। करतगन गुस्से से कहता है मैंने कहा हटो, क्या उसके अलावा कोई गद्दार है। ये कहते साथ ही करतगन निकल जाता है जबकि वज़ीर अमाद घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कुछ में बाल्डोन मारिया के साथ सबीला के पास पहुंचता है और पूछता है आप ठीक हैं। तो लाडगाई कहता है परेशान ना हूँ, हकीम ने कहा कि शहजादी ठीक है लेकिन इन्होंने अपना बच्चा खो दिया। यह सुनकर बाल्डोन सबीला से कहता है आपा मैं बहुत गमज़दा हूँ। मारिया भी कहती है शहजादी इज़हार अफसोस, मगर सबीला को जवाब नहीं देती। लाडगाई कहता है अफसोसनाक खबर के अलावा हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, अगर आपकी इजाजत भी शामिल हो तो शहजादी सबीला और मैंने शादी का फैसला किया है। यह सुनकर बाल्डोन और मारिया चौंक जाते हैं। बाल्डोन सबीला से कहता है लाडगाई जो कुछ कह रहा है क्या ये सच है आपा। जवाब में सबीला कहती है हाँ सच है, मैं लाडगाई से शादी कर रही हूँ। लाडगाई मारिया से कहता है मलका क्या हमें आप मुबारकबाद देंगी। जवाबन मारिया उससे कहती है अचानक इस फैसले ने मुझे बहुत हैरान किया है, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरो और क्राकोश गुकबरो को लेकर एक मुकाम पे पहुंचते हैं। तो गुकबरो पूछता है यहाँ मुझे क्यों लाए हो, मेरा सर कलम करो और ये मामला बंद करो। तो बोरो कहता है तुम्हारे हक में फैसला मेरे भाई करेंगे गुकबरो। जवाब में गुकबरो कहता है तो अपने भाई से कहो कि जल्दी से करे। क्राकोश गुकबरो से कहता है क्या जो तीर मैंने मारा है वो तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाने के लिए काफी नहीं रहा। अगले लम्हे वहाँ सलाहुद्दीन ये भी पहुंचते हैं और कहते हैं इस गफलत के पर्दे को सिर्फ हकीकत की रोशनी से ही हटाया जा सकता है। गुकबरो उनसे कहता है क्या हकीकत और हुक्म वाज़ेह नहीं है सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हकीकत तुम पे जल्द ही आया हो जाए। जहाँ तक मेरे फैसले का ताल्लुक है तुमने जो कुछ किया तुम्हारे खिलाफ मैं मुद्दई नहीं हूँ। गुकबरो कहता है मैंने अपने नफ्स को नहीं मारा कि मैं रहम की भीख मांगू, मेरा मतलब अपनी जिंदगी के सालों से नहीं जो तुमने मुझसे छीन लिए, बल्कि इसलिए कि तुमने मुसलमानों के हुकूक को सलब किया। क्राकोश गुस्से से कहता है इन सालों में किसने चोरी की, बोरो ने या सलाहुद्दीन ने। तुम किस पर भरोसा करके ये कह रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि तुम अय्यूबियों और हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो। हाँ तो गुकबरो कहता है हमारी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर मिस्र पे कब्जा करने वाले और शाम के तख्त पे नजरें जुमाने वाले ये नहीं है क्या। बोरो से कहता है मेरे दोस्त अल्लाह जानता है, अगर तुम्हारे अलावा किसी ने ये अल्फाज कहे होते तो। वज़ीर सलाहुद्दीन उसे रोक देते हैं और गुकबरो से कहते हैं तुमने कुफार की कैद में जितने साल गुजारे वो तुम्हारे दुख भरे अल्फाज का कफारा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हारा मकसद सच्चाई का मकसद नहीं है क्या। जवाब में गुकबरो कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर सलाहुद्दीन से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हम सच्चाई से भटक गए हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ ये करने वाले हम नहीं गुमिश्ते ने अगर ये बात साबित कर दें तो गुकबरो कहता है तो मैं अपनी गफलत को कबूल करके तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो जाऊंगा। अपने अंदर के गुस्से के साथ गुमिश्ते का सर भी कलम
खत्म कर दूंगा। वज़ीर सलाहुद्दीन कराकोश से कहते हैं, गुकबरों की सिपाही को कहीं ना जाने देना। उधर शमसा खातून होश में आते हुए सलाहुद्दीन यूबी को पुकार रही होती हैं। ये देखकर फातिमा खातून उनके पास जाती हैं और उनका हाल अहवाल पूछती हैं। शमसा खातून कहती है, मेरी आवाज़। तो फातिमा खातून उन्हें हौसला देते हुए कहती है, परेशान ना हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। शाम में हम देखते हैं कि गुस्से में भरा हुआ करतगन गुमश टेकन की जानिब जा रहा होता है कि अलबेज उसके पास आता है। अलबेज उसे रुकते हुए पूछता है, मेरे हुजूर आपके गुस्से की क्या वजह है? तो करतगन कहता है, हटो अलबेज हटो, मेरे पास सब्र नहीं है, हट जाओ। मगर अलबेज उसे रुकते हुए कहता है, मेरे हुजूर पहले आप बताएं जरा, आप किस पर गुस्सा हैं? तो करतगन कहता है, उस गुमश टेकन गद्दार पर, उसने दरवेश चाचा की जान ली है। अलबेज परेशान होते हुए कहता है, हुजूर क्या कह रहे हैं? तो करतगन कहता है, पहले उसने मुझे मिंबर के टुकड़े करने पे मजबूर किया, जाहिर है कि ये काम भी उसने किया है। हटो अलबेज हटो, मैं उसे मार डालूंगा। मगर अलबेज उसे रुकते हुए कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन को बताए बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। हुजूर इंतकाम का वक्त जरूर आएगा, लेकिन जब तक हमारे हाथों में सबूत नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात सुने और जल्दबाजी ना करें, हमें समझदारी से काम लेना होगा, फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। ये सुनते साथ ही करतगन पुरस्कून हो जाता है। कुछ में मारिया लाड़गाय को रुकते हुए कहती है, मैं शहजादी सबीला के सामने बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी का ये अचानक फैसला। तो लाड़गाय कहता है, मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत खुश हैं। मारिया कहती है, शहजादी बालिन से मोहब्बत करती है, हर कोई ये बात जानता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आपसे शादी पे राजी हो गई? तो लाड़गाय कहता है, आखिरकार शहजादी को एहसास हो ही क्या है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, बस। तो मारिया कहती है, कैसा इत्तेफाक है, एन उसी वक्त बालिन जिंदान से फरार हो जाता है, उसकी मदद किसने की कोई नहीं जानता। लाड़गाय कहता है, हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ का ये महल राजों और हैरतों से भरा हुआ है, ज्यादा मत सोचें, अपने वक्त का लुत्फ उठाएं। ये कहते साथ ही लाड़गाय चला जाता है। उधर कमरे में बाल्डोन सबीला से पूछता है, क्या वाकई आप लाड़गाय से शादी करना चाहती हैं? तो सबीला कहती है, जी हाँ। बाल्डोन कहता है, बालिन जिंदान से फरार हो गया है। तो सबीला कहती है, मुझे बालिन से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल्डोन कहता है, यानी कि आपके इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सबीला गुस्से से कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है बाल्डोन? ऐसा लगता है कि किसी ने दोबारा तुम्हारे कान भरे हैं। बालिन कैसे फरार हुआ या किसने उसका साथ दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल्डोन उससे कहता है, आपकी इस शादी का क्या होगा जबकि आप बालिन से मोहब्बत करती हैं? सबीला कहती है, बराए करम मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मुझे लाड़गाय से शादी। वज़ीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं और कराकोश से कहते हैं, आप वक्त पर पहुंचे हैं कराकोश, आपने हमारे लिए अपने भाई का खून बहाया, अल्लाह आपको खुश रखे। जवाब में कराकोश कहता है, आपकी शराफत और रहम दिली के सामने मैंने क्या ही किया है, दर हकीकत इतना सब होने के बाद आप ही हैं जो गुकबरों की जिंदगी को बचाने के लिए शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। तो एसिस कहते हैं, मेरे सुल्तान में आपके फैसले की मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन वजह कुछ भी हो, मैं उस गद्दार के सिर्फ कैद और खाना खिलाना कबूल नहीं कर सकता जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की हो। बोरो कहता है, एसिस साहब, हर किसी को तौबा करने का और दूसरा मौका मिलने का हक है। जवाब में एसिस कहते हैं, अगर ऐसा है तो आपने ये हक ताजिर राकीफ को क्यों नहीं दिया? हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि वो हमें दोबारा धोखा नहीं देगा? हाँ। जवाब में वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, एसिस गुकबरों जैसा गद्दार नहीं है, उसे सिर्फ हमारे खिलाफ वर्गलाया गया है। हम अगर गुमश टेकन के बारे में सच्चाई को जाहिर करते हुए गुकबरों को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो हमारे मकसद का वफादार पैरोकार बन जाएगा। इसलिए मैं खलील आकर कहता है, शाम से बुरी खबर है। सब परेशान हो जाते हैं और खलील चिट्ठी सलाहुद्दीन यूबी को देता है, जिसे पढ़ते साथ ही वो खड़े हो जाते हैं और उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, उमर मल्ला हजरत, उन्हें शहीद कर दिया गया है। यह सुनकर सब गमगीन हो जाते हैं। उधर जमुर्द दवा लेकर शमसा खातून के पास आती है और दवा पिलाने लगती है कि फातिमा खातून कहती है, रुक जाओ, सबसे पहले मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जमुर्द परेशान होते हुए कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है वालिदा? तो फातिमा खातून कहती है, हमें शुबा है कि शमसा खातून को जहर दिया गया है। जमुर्द अनजान बनते हुए कहती है, क्या मुझ पे शक कर रही है? फातिमा खातून उससे कहती है, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं और इससे तुम्हें तकलीफ हो सकती है, लेकिन महल में काम करने की कीमत होती है मेरी बेटी। जमुर्द कहती है, लैला ने आपको ये बताया है ना, मैं जिस दिन से आई हूँ वो सुल्ताना शमसा के बारे में मेरे पे शक कर रही है। फातिमा खातून कहती है, हमारा मौजू लैला नहीं है। तो जमुर्द कहती है, लेकिन उसने मेरे कमरे में घुसकर वो जड़ी बूटियों का सफूफ चुरा लिया जिसे मैं दवा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। फातिमा खातून उसे खामोश करवाते हुए कहती है, तुम्हें एहतियातन ये दवा पहले पीनी होगी, तुम अगर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो। यह सुनकर जमुर्द एकदम से वो दवा पी लेती है और उस लम्हे को याद करती है जब जहर के साथ उसे तरियाक भी दिया गया था। इस ख्याल के बाद वो कहती है, मैंने हमेशा सुल्ताना शमसा के बारे में बेहतरीन सोचा है। फातिमा खातून कहती है, देखते हैं, वक्त आने पे मालूम हो जाएगा। इधर वज़ीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, वो मुनाफिक गुमश टेकन काफिर सलेबियों से भी बदतर है। मुझे यकीन था कि वो ऐसा गुनाह करेगा जो रहमान के अर्श को हिला के रख देंगे। बोरो कहता है, वो सुल्तान और दिन की हर यादगार पे हमले कर रहा है, उसकी नफरत सिर्फ हमसे नहीं है बल्कि तमाम मुसलमानों से है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बेकार में नहीं था कि उसने सलेबियों को अमन का पैगाम भेजा, मुफाहमत से उसका मतलब है कि मिलकर काम करते हैं। अब से जो आदमी उस तख्त पे बैठा है वो हर लम्हा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजाब है और उसे मारने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है। वो चाहे मुझे कितना ही उकसाई, लेकिन मैं उसे ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने शाम में सुल्तान नूरुद्दीन के तख्त की सरजमीन की तरफ पेशकदमी की है। वो सरजमीन हमारा वतन है। बोरो कहता है, लेकिन उसके दरवाजे हम पे बंद हैं, हम ये दरवाजे तोड़े बगैर गुमश टेकन को खत्म कैसे करेंगे? तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, मैं उसे उसी के तरीके से खत्म करूंगा, मैं उसके खिलाफ साजिश करूंगा, मैं उसे मुसलमानों के खून का एक कतरा बहाए बगैर तख्त से उतारूंगा। अब मेरी कब्र खोदो और हर तरफ ऐलान कर दो कि सलाहुद्दीन यूबी को मार दिया गया है। ये सुनते साथ ही सब चौंक जाते हैं और अली पूछता है, मेरे सुल्तान आप क्या कह रहे हैं? जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, सहराई हमलों के बारे में सोचो, मिस्री शिकारी अपने शिकार को फंसाने के लिए मरने का नाटक कर रहा है। ये सुनते साथ ही उनके साथ ही मुस्कुरा देते हैं। कुछ में मारिया बाल्डोन से कहती है, मैं शहजादी सबीला की शादी के अचानक फैसले पे बहुत परेशान थी। बाल्डोन कहता है, मैं भी वही तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने शहजादी सबीला से बात की है। मारिया कहती है, और उसने कहा कि वो लाड़गाय से शादी करने के लिए पुरज़म है ना? लेकिन क्या होगा अगर सबीला को लाड़गाय ने शादी पे मजबूर किया हुआ तो? बाल्डोन कहता है, ये कैसे मुमकिन है? तो मारिया कहती है, लाड़गाय अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, मत भूलें अगर वो शहजादे से शादी कर ले तो उसके बादशाह बनने में सिर्फ एक रुकावट रह जाएगी और वो रुकावट सिर्फ आप हैं। बाल्डोन कहता है, आपने ठीक कहा, लेकिन क्या करना चाहिए मुझे? तो मारिया उसे कहती है, आप इस शादी की मुखालफत ना करें बल्कि इसे मुलतवी कर दें। लाड़गाय बहुत एहतियात से चल रहा है, लेकिन रवादारी ये वाहिद चीज होगी जो उसे गलत बनाएगी। उधर जमुर्द फातिमा खातून से कहती है, अगर प्याली में जहर होता तो इसका असर पहले ही
ظاہر ہو چکا ہوتا۔ جواباً فاطمہ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے شمسا کو جگا دو۔ زمرد شمسا خاتون کو اٹھاتی ہے اور دوا پلا دیتی ہے۔ دوسری طرف وزیر صلاح الدین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں گمشت ٹیگن کا واحد مقصد ایوبیوں کو بے اثر کرنا اور قاہرہ پر قبضہ کرنا تھا۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ میری موت کی خبر سنے گا تو وہ صلیبیوں کے ساتھ تعاون کرے گا اور قاہرہ کی طرف پیش قدمی کرے گا، جبکہ منصوبہ قدم با قدم چل رہا ہوگا۔ میں یہاں ہوں گا نظروں سے اوجھل۔ بورو کہتا ہے گمشت ٹیگن پہلے مصر کے لیے ایک نائب مقرر کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اور یہی ہمارے لیے ایک موقع ہوگا۔ تم جب نائب کو پکڑو گے تو شام کے حکمران کو پیغام بھیجے گا اور اس کی مخالفت کرے گا۔ گمشت ٹیگن کو قاہرہ آنے کے لیے صلیبی فوج کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس کھیل کے پتے کے طور پر گوگبورو ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کے دماغ اور شعور کو بحال کرنا ہوگا اور اسے باور کروانا ہوگا کہ اصل دشمن گمشت ٹیگن ہے۔ بورو کہتا ہے چلے مان لیتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں گوگبورو اپنے خون کا حساب لینے کے لیے گمشت ٹیگن تک جائے گا اور وہ بہانہ کرتا رہے گا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ میری موت کا اعلان کرے گا اور قاہرہ کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ وہ اسے بتائے گا کہ فوج کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ جب شام اور صلیبیوں کی متحدہ فوج قاہرہ کے مضافات میں پہنچے گی، بورو ان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے تو گوگبورو اپنے سپاہیوں کے ساتھ رخ بدل لے گا۔ ہاں صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اہم بات آپ اس دیوان میں ہوں گے جو شام میں ملاقات کرے گا۔ منصوبہ اچھے طریقے سے آگے بڑھے اس کے لیے آپ کو اپنے منہ بند رکھنے ہوں گے۔ یہ راز یہاں موجود لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جان پائے گا۔ بورو کہتا ہے اور قاضی فاضل بھی؟ تو صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں عارضی طور پہ وہ بھی نہیں جان پائیں گے۔ ہمیں یہ کرنا ہے تاکہ دشمن کو یقین ہو جائے کہ میں مر گیا ہوں۔ بورو ایبلین میں ولیم بالن سے کہتا ہے جب یہ معلوم ہوگا کہ ہم فرار ہو گئے ہیں تو ماریا ایبلین میں فوج بھیج سکتی ہے، مگر بالن گہری سوچ میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر ولیم کہتا ہے آپ کا دماغ اب بھی سبیلا کی طرف ہے نا؟ جواباً بالن کہتا ہے میرا ذہن اور دل وہیں پہ اٹکا ہوا ہے ولیم۔ ولیم اسے کہتا ہے شاید وہ خود آپ کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی۔ بالن کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں ولیم، اگر وہ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی تو کوئی اور وجہ ضرور ہوگی۔ ولیم کہتا ہے ہمارے پاس ایک دھندلی تصویر ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں کس نے زندان سے بچایا ہے۔ بالن کہتا ہے سبیلا کے پاس ان تمام سوالات کے جوابات ہیں، مجھے کچھ جاننا چاہیے اور سبیلا سے ملنا چاہیے۔ یہ سن کر ولیم اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے لیے کچھ سب صرف ایک جہنم کا دروازہ ہے۔ تو بالن کہتا ہے شاید مجھے ان شعلوں میں جل جانا چاہیے ولیم۔ اس لیے مارکوس آتا ہے اور کہتا ہے کچھ میں موجود ہمارے آدمیوں نے خبر بھیجی ہے، شہزادی سبیلا نے لارگائے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالن اور ولیم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ قاہرہ میں قاضی فاضل بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سپاہی آ کر کہتا ہے سلطان صلاح الدین شہید ہو گئے ہیں، ان کی میت محل میں لائی جا رہی ہے۔ قاضی فاضل غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو تم، کیا کہہ رہے ہو، کیا تم ہوش میں ہو؟ یہ کہتے ساتھ وہ اسے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایبلن میں بالن کہتا ہے یہ سچ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، واضح طور پر لڑکائی نے سبیلا کو شادی پہ مجبور کیا ہے۔ ولیم کہتا ہے اگر شہزادی نہ چاہتی۔ بالن اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے تم نے کچھ لمحے پہلے ایک دھندلی تصویر کا ذکر کیا، اب وہ تصویر واضح ہو گئی ہے، لڑکائی نے ہی ہمیں زندان سے فرار ہونے دیا۔ تو ولیم کہتا ہے اور بدلے میں اس نے شہزادی سبیلا کو شادی کرنے پر مجبور کیا، یعنی کہ یہ لڑکائی کی گھٹیا چالوں میں سے ایک چال تھی۔ بالن کہتا ہے سبیلا نے ہمارے لیے خود کو قربان کر دیا، لیکن میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ قاہرہ میں وزیر صلاح الدین کے ساتھی ایک میت اٹھائے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے الیسا کہتا ہے تو کیا ختم ہو گیا، کیا صلاح الدین مر گیا؟ تو مہیز کہتا ہے افندی ایسا ہی لگتا ہے، میں کہتا ہوں کیوں نہ غلاموں کی تجارت کا کام شروع کر دیں واپس، ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ کوئی ایسا مل جائے جو مصر کا وزیر بن سکے۔ جو ہمیں الیسا کہتا ہے نہیں، ہم انتظار کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ وزیر صلاح الدین کے ساتھی غمگین ہونے کا ناٹک کر رہے ہوتے ہیں۔ قاضی فاضل بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا میرے اللہ، میرے اللہ ہم پہ رحم فرما، کیا امت کی امیدیں اس طرح ایک ایک کر کے ختم ہوں گی؟ پہلے ہمیں سلطان نور الدین کے اور اب ہمیں بغیر صلاح الدین کے چھوڑ دیا میرے اللہ۔ قاضی فاضل بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں اور مزید کہتے ہیں ہمارا مقصد بغیر رہبر کے رہ گیا میرے اللہ، تو ہی رحم فرما۔ خلیل انہیں حوصلہ دیتا ہے تو وہ خلیل کے گلے لگ جاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں خلیل یہ کیسے ہوا، کس نے مارا ہمارے سلطان کو؟ تو ایسے کہتے ہیں گوگبورو، اس غدار نے ہمارے لیے جال بچھایا، وہ ہمارے ہاتھ سے بھاگ گیا، لیکن ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ بورو صاحب اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ قاضی فاضل کہتے ہیں والدہ سلطانہ اور شمسا کو ہم کیسے بتائیں گے، یا اللہ ہمیں قوت دے۔ اندر شمسا خاتون اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر فاطمہ خاتون بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ زمرد سے راضی ہو، ہم نے اسے بے وجہ برا سمجھا۔ تو شمسا خاتون پوچھتی ہیں کیا زمرد کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ جو ہمیں فاطمہ خاتون کہتی ہے نہیں کچھ نہیں ہے بیٹی، تم فکر مت کرو، تمہارے لیے سب سے اہم چیز آرام ہے۔ تو شمسا کہتی ہے صلاح الدین کے بارے میں کوئی خبر ہے، وہ کس حال میں ہے؟ تو فاطمہ خاتون کہتی ہے صلاح الدین بورو تک پہنچنے کے لیے قاہرہ سے روانہ ہوا، وہ بحفاظت واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے وہاں قاضی فاضل آتے ہیں اور بہت غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے سلطان خالق کے حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ خاتون اور شمسا کو ایک زوردار دھچکا لگتا ہے، وہ شدید غم میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور رو وزیر صلاح الدین بورو سے کہتے ہیں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارا پہلا قدم گوگبورو کو حقائق ثابت کرنا ہے۔ کراکوش اور گوگبورو شروع سے ہی اعلیٰ قلعے میں اسیر تھے، اگر قلعے میں گوگبورو پر تشدد کرنے والا گمشت ٹیگن ہے تو وہ کمانڈر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہے نا کراکوش؟ تو کراکوش کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ایک لالچی اور دھوکے باز انسان ہے، اسے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں پھر آپ کو کسی نہ کسی طرح قلعے میں گھس کر کمانڈر کو گوگبورو کے سامنے اعتراف کرنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ تو بورو کہتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن بات اب گوگبورو کی قسمت کی نہیں ہے، اب قوم کے مستقبل کی بات ہے۔ کراکوش کہتا ہے میرے سلطان میں قلعے کے تمام خفیہ داخلی راستوں سے واقف ہوں۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں نیکی کے ساتھ جائیں اور خوشخبری لے کر آئیں انشاءاللہ۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد بورو صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے مجھے ماں اور شمسا خاتون کے بارے میں دکھ ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کو راز بتا دینا چاہیے تاکہ ان کے دل کو سکون ملے۔ مگر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں بھی اداس ہوں، لیکن ہمارے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ قاہرہ میں شمسا خاتون اور فاطمہ خاتون روتے ہوئے میت کے پاس آتی ہیں اور شمسا میت پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ جاتی ہے۔ فاطمہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہے میں نے یہ بچہ آپ پر قربان کیا تھا، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن ہمیں برداشت کرنے کی طاقت دے یا رب، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صبر دیا ویسے ہی ہمیں نصیب فرما۔ یہ کہتے ساتھ وہ میت کے پاس آتی ہیں۔ شمسا خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں ابھی نہیں ہو سکتا، میں نے خواب دیکھا تھا۔ ان کے پاس کھڑے قاضی فاضل بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ شمسا خاتون مزید کہتی ہیں ابھی تک آپ کا گھوڑا زیتون کے پہاڑ سے مسجد الاقصیٰ تک نہیں پہنچا، آپ مر نہیں سکتے، میں یقین نہیں کر سکتی کہ یہ اس کا تابوت ہے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں مجھے دکھائیں، میں ایک آخری بار
बार अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती हूँ। यह सुनकर सलाउद्दीन बीवी के साथी परेशान हो जाते हैं और ऐसे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ऐसा मत करें सुल्ताना। फातिमा खातून कहती है, ये मेरा बेटा है, मैंने कहा कि मुझे दिखाएं। तो काजी फाजिल आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आपके दर्द में इजाफे के सिवा कुछ नहीं होगा। फातिमा खातून फिर से कहती है, मुझे मेरा बेटा दिखाएं। काजी फाजिल के इशारे पर ज़ुमर्द उन्हें हौसला देते हुए ले जाती है। गुमश टेगन के सिपाही छुपकर ये मंजर देख रहे होते हैं। शमसा खातून मुसलसल रोते हुए कहती है, ये वो नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता। गुमश टेगन के सिपाही अपने साथी से कहता है, कराजा को खबर दो, सलाउद्दीन की मौत की खबर सच्ची है, गुकबरो ने अपना काम कर दिया है। यह सुनते साथ ही उसका साथी चला जाता है। कुछ में चाहती हूँ लड़गाई से कहता है, मतलब तुम शहजादी को कायल करने में कामयाब हो गए। यहाँ लड़गाई, मुबारक हो, तुम्हारी कायल करने की सलाहियत मुझे हैरान कर देती है। लड़गाई, शहजादी सबीला बहुत शिद्दत से बालिन से शादी करना चाहती थी, तो ऐसा क्या हुआ उसने ये कबूल कर लिया? लड़गाई कहता है, हर औरत का एक कमजोर नुक्ता होता है और हमें उस कमजोर नुक्ते को तलाश करना होता है। चाहतियों से कहता है, मैंने सुना है कि बालिन जिंदान से फरार हो गया है। लड़गाई कहता है, मेरे लिए बालिन ज्यादा अहमियत नहीं रखता, शहजादी से मेरी शादी कुछ के वाकयात का रुख बदल देगी और मेरे तख्त पर बैठने में सिर्फ एक रुकावट बाकी रह जाएगी। तो चाहतियों कहता है, जजाम से बीमार बच्चा कराल बाल्डोन। तो लड़गाई कहता है, हाँ चाहतियों, तो अब बताओ तुम किस तरफ हो, फैसला करो अपना। जवाबन चाहतियों कहता है, लड़गाई मेरे ख्याल में सही आदमी तुम हो। शाम में गुमश टेगन का इमाज और करतगन से कहता है, वो उमर मल्ला जैसे मोअज़्ज़ज़ शख्स से क्या चाहते थे? अगरचे उन्होंने दीवान में मेरे खिलाफ राय दी, लेकिन वो एक अक्लमंद आदमी थे, वो इस दर्दनाक मौत के मुस्तहिक नहीं थे। बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। गुमश टेगन की बकवास सुनते हुए करतगन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता है और कैमास कहता है, इस तरह के नाहक जुल्म अल्लाह के अज़ाब को बुलावा देते हैं। शाम के लोग अब सोग में हैं, अगर कातिल जल्द अज जल्द ना पकड़ा गया तो सोग बगावत में तब्दील हो जाएगा। जवाबन करतगन कहता है, मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, कोई बीच से बच नहीं पाएगा। कातिल मिल जाएगा, लेकिन सही जगह पे तलाश किया जाए। गुमश टेगन उससे पूछता है, करतगन क्या तुमने कुछ देखा है? अगर तुमने कुछ देखा है तो बोलो, हिचकिचाहट महसूस ना करो। तो करतगन कहता है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मेरा दिल गवाह है और दिल को जमीन की अदालत में कोई नहीं सुनेगा। इस लम्हे का राजा आकर कहता है, अमीर हजरत गुकबरो अपने वादे के मुताबिक सलाहुद्दीन यूबी को कत्ल करने में कामयाब हो गया। यह सुनते साथ ही करतगन हिल के रह जाता है, जबकि कैमास और गुमश टेगन बहुत खुश होते हैं। गुमश टेगन एकदम से खड़े होकर कहता है, कराजा क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई सलाहुद्दीन मर गया है? क्या तुम लोगों ने तस्दीक की है? तो कराजा कहता है, वो उसकी लाश कायरा ले गए हैं। गुमश टेगन कहता है, फौरी तौर पर गरीबों में ताहिफ और खैरात तकसीम की जाए, अल्लाह ने सुल्तान इस्माइल की सल्तनत को अय्यूबी मुसीबत से बचा लिया। कैमास कहता है, तो इसका मतलब है कि गुकबरो ने उसको खत्म किया जिसे तमाम काफिर ना खत्म कर सके। गुमश टेगन कहता है, हर किसी का वक्त आता है कैमास, कोई नहीं जानता कि कौन किसको मारेगा। करतगन बहुत गमगीन खड़ा होता है। कुछ में लड़गाई सबीला से कहता है, मेरे ख्याल में शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए शहजादी। तो वहाने वाला बाल्डोन कहता है, जल्दी मत करो लड़गाई, जबकि बादशाह मालिक का गम अभी ताज़ा है, तो मैंने इस शादी को कुछ देर के लिए मुलतवी करने का फैसला किया है। लड़गाई खड़े होकर कहता है, जैसे आपको मुनासिब लगे। बाल्डोन कहता है, मैं आप शहजादी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही लड़गाई चला जाता है और बाल्डोन सबीला के पास बैठ जाता है। सबीला बाल्डोन से पूछती है, तुम इस शादी को क्यों मुलतवी कर रहे हो? मैं चाहती हूँ कि ये काम जल्द हो जाए बाल्डोन। बाल्डोन कहता है, बिल्कुल इसी वजह से। आपकी जल्दबाजी के पीछे कोई वजह जरूर होगी, क्या आप मुझे उसके बारे में बताना नहीं चाहेंगी? ये सुनते साथ ही सबीला उसे देखने लग जाती है और नफी में सरे लाती है। शाम में गुमश टेगन कैमास से कहता है, गुकबरो बहुत अच्छा काम करने में कामयाब हो गया, अब हमारा रास्ता खुला है। हम जब बाहिफाजत कायरा को अपनी हुक्मरानी में ले लेंगे, फिर उसके बाद हमारे सामने कोई नहीं आ सकेगा। कैमास कहता है, ये इतना आसान नहीं है, मिस्र के लिए जिसे नायब मुकर्रर करेंगे उस पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। जो हमें गुमश टेगन कहता है, मैं समझता हूँ कि आप इस मौजूद ओहदे के लिए सबसे ज्यादा हकदार हैं, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो कैमास कहता है, अमीर गुमश टेगन आपने मुझे मायूस नहीं किया। गुमश टेगन आगे बढ़ते हुए कहता है, ना जंगी ना अय्यूबी, यह वक्त दोनों से छुटकारा हासिल करने का वक्त है। अब हमारा दौर शुरू हो रहा है, तुमने जो सोना खोया है उससे ज्यादा हासिल करोगे, भरोसा रखो मुझ पर। कैरिक में मैला अपने बाल संवारते हुए उस लम्हे को याद करती है जब वो वजीर सलाहुद्दीन की बाहू में गिरी थी। इसलिए खादमा वहाँ पे आती है और कहती है, कौन कायरा से बहुत अहम खबर है, कहा जा रहा है कि सलाहुद्दीन यूबी फौत हो गए हैं। मैला एकदम से कहती है, तैयारियां शुरू करो, मैं कायरा जाऊंगी, मुझे यकीनी बनाना है कि वो मर गया है। ये सुनते साथ ही खादमा चली जाती है। खादमा के जाते साथ ही मैला रोना शुरू कर देती है और कहती है, सलाहुद्दीन मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगी जब तक कि मैं अपनी आंखों से देख ना लूं। लेकिन नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कायरा में काजी फाजिल के पास आकर कहते हैं, मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है, चूंकि मकसद हासिल हो चुका है इसलिए छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपको बताने की जरूरत है। जब मैं कहूँ तो मुझ पर कसूर ना डालें, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। काजी फाजिल खड़े हो जाते हैं और एचएस से कहते हैं, तुम्हारी हिचकिचाहट की वजह क्या है? जवाब में एचएस कहते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन मरे नहीं है। ये सुनते साथ ही काजी फाजिल हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं। ये देखकर एचएस पूछते हैं, आप इसके बारे में जानते थे? जवाबन काजी फाजिल कहते हैं, मैं पहले तो नहीं जानता था, लेकिन मैंने आपके हाल से महसूस किया, लेकिन मैं इसलिए खामोश रहा कि मंसूबा खराब ना हो जाए। यह सुनकर एचएस कहते हैं, आप एक चालाक आदमी हैं, आप जानते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? तो काजी फाजिल कहते हैं, उमर मल्ला की मौत की खबर यहाँ तक पहुँच गई है, ऐसा लगता है कि हमारे सुल्तान ने शाम लेने का अज़म रखा है। ये कैसे होगा तुम बताओ? शाम में करतगन ने शहजादे इस्माइल को उठाया होता है और उसे प्यार करते हुए कहता है, अरे देखो इसे, नाक इसके बिल्कुल मामू पे गई है। मेरे प्यारे भांजे, पहले तुम्हारे बाबा नूरुद्दीन चले गए, फिर हमारे दरवेश चचा फौत हो गए और अब सलाहुद्दीन चला गया। जरा बताओ मुझे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे मामू करतगन तुम्हें इन शैतानों के हाथों से बचाने के लिए क्या करें? बोलो। हम देखते हैं कि दिन रात गुजर जाते हैं। खलील सलाहुद्दीन यूबी के पास जा पहुंचता है और कहता है, मेरे सुल्तान कैमाज अपने साथ छोटा दस्ता लेकर कायरा आ रहा है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, यानी गुमश टेगन ने वक्त जाया नहीं किया, उसका मकसद कैमाज को मिस्र का नायब बनाना है। खलील कहता है, मुझे डर है कि वो आपकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर भाइयों का खून ना बहा दे मेरे सुल्तान। जवाब में सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मिस्र में मेरे सरदारों की कैमाज के खिलाफ मुजामत इंतहाई अहमियत की हामिल है। जब गुमश टेगन ये जान लेगा कि वो मिस्र के लोग काबू नहीं कर सकता तो सुलेबियों के साथ इत्तेहाद पे मजबूर हो जाएगा। इधर सायरा आसिफ से कहती है, मेरे ख्याल में इस काम में कुछ गड़बड़ है। तो आसिफ कहता है, वो सलाहुद्दीन का ताबूत लेकर बाजार से गुजरे, मैंने अपनी आंखों से देखा। सायरा कहती है, अगर हमने बोरो को खबरदार ना किया होता तो मैं यकीन कर लेती, लेकिन जबकि बोरो को उसके भाई के लिए रचाए जाने वाले खेल की खबर थी तो ये कैसे मुमकिन है? मैं बोरो को जानती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं जान जाऊंगी। तुम बदवियों से
कहो के निशानात की पैरवी करते रहे। ये सुनते साथ ही आसिफ चला जाता है। एला किले में कमांडर अपने साथियों के साथ खाने की मेज पर बैठा होता है और कहता है यह ज़ियाफत सुलेबियों के दुश्मन सलाउद्दीन की मौत के एजाज में है। उसका एक साथी पूछता है सलाउद्दीन ऐबी को गुकबरों ने मार दिया है, क्या ये सच है? तो कमांडर कहता है हाँ, गुकबरों को सालों तक यहाँ रखने का कुछ फायदा तो हुआ। फिर दूसरा पूछता है अच्छा तो गुकबरों को यहाँ कौन और क्यों लाया था? मगर कमांडर कहता है खामोश, हर चीज हर जगह बताई नहीं जाती। शाम में करतगन अलबेज के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है अलबेज कान खोल के मेरी बात गौर से सुनो, हमारा काम यहाँ पे जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं अपने भांजे को इस जाहिल के पास नहीं छोड़ूंगा। अब जबकि सलाउद्दीन भी चला गया तो अब इस जाहिल के किए धरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम पहले ही मौके पर अपने भांजे को यहाँ से अगवा कर लेंगे। अलबेज कहता है अगवा करेंगे? करतगन उसे खामोश करवाते हुए कहता है चुप रहो, चुप ठहरो, अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा, अब मेरे साथ चलो। कायदा में काजी फाजल आगे बढ़े रहे होते हैं कि सिपाही आकर कहता है कौन सी महिला आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। काजी फाजल हैरानगी से कहते हैं आने दो उसे। इजाजत मिलते साथ ही महिला वहाँ पे आती है और उनसे कहती है जो कुछ हुआ मैंने सुना, लेकिन मुझ में इतनी ताकत या हिम्मत नहीं है कि मैं आपको अपनी हालत बयान कर सकूं। मैं सिर्फ सलाउद्दीन की मैयत देखना चाहती हूँ। काजी फाजल कहते हैं कौन सी महिला? ये ना कानूनी और ना रिवायती तौर पर दुरुस्त दरख्वास्त है। हमारे सुल्तान की लाश को पहले ही दफन कर दिया गया है। महिला गमगीन होते हुए कहती है मेरे ख्याल में उनकी कब्र की ज़ियारत करने में कोई हर्ज नहीं है। जवाबन काजी फाजल कहते हैं यकीनी तौर पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ना जाना ही बेहतर होगा। आवाम की नजरों में ना आना ही बेहतर है। महिला उनसे कहती है बराए मेहरबानी काजी फाजल, बराए मेहरबानी, क्योंकि मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है, बराए मेहरबानी। यह सुनते साथ ही काजी फाजल सोच में पड़ जाते हैं और महिला की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि बोरो गुकबरो और अपने साथियों के साथ एला किले की जानिब जा रहा होता है। गुकबरो से पूछता है तुम्हारा मंसूबा क्या है? हमारे सामने दाखिल होने के लिए दरवाजे नहीं होंगे। तो बोरो कहता है हम पहले भी ये कर चुके हैं। कराकोश कहता है ये काफिर हफ्ते में एक तफरीही दावत का एहतमाम करते हैं, मैंने तब देखा था जब मैं जिंदान से हवा लेने गया था। यह सुनकर गुकबरो कहता है जब वो आराम कर रहे होंगे तो हम उन पे हमला करेंगे। हाँ। अली कहता है तुमने सोचा होगा कि हम अंदर कैसे जाएंगे? कराकोश जवाब में कराकोश कहता है मैंने यकीनन सोचा है, तख्त के कमरे की तरफ एक खुफिया रास्ता है, हम वहाँ से दाखिल होंगे। ये कहते सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर महिला एक कब्र पे जा पहुंचती है और कब्र पे बैठ कर रोते हुए कहती है सलाउद्दीन क्या हो जाता अगर मैं आपसे दोबारा अपने जज्बात का इजहार कर सकती, काश मैं सिर्फ एक बार आपका हाथ पकड़ सकती, काश मैं अपना चेहरा आपकी हथेलियों में छुपा के रख पाती। तो वहाँ वाली शमसा खातून कहती है तुम्हारे पास इतने ज्यादा खत्म ना होने वाले चेहरे हैं कि कौन सा चेहरा उनकी हथेली में छुपाती और कौन सा नहीं। महिला खड़ी हो जाती है और शमसा खातून मजीद कहती है कौन से चेहरे से उनकी हथेली आलूदा कर देती, फौरन से पहले यहाँ से चली जाओ। महिला उनसे कहती है जिस आदमी से तुमने शादी की और जिससे शादी करने पर फख्र था, देखो अब वो कब्र में है। खुदावंद का शुक्र है कि जिंदगी हर किसी की नाक जमीन पर रगड़ने के लिए काफी लंबी है। शमसा खातून कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनते साथ ही महिला चली जाती है और शमसा खातून कब्र के पास बैठ जाती है। इधर कायमास सिपाहियों के साथ कायदा के मरकजी कमरे में दाखिल होता है, जहाँ पे काजी फाजिल सलाउद्दीन ऐबी के साथियों के साथ तख्त के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं और कायमास से कहते हैं कायमास साहब आपको देखकर खुशी हुई, इस दुख भरे दिन पर आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तो कायमास उनसे कहता है मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। सुल्तान सलाउद्दीन एक अजीम कमांडर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में जहाद की राह में गुजार दी, उन्हें अल्लाह जन्नत में जगह दी। मैं यहाँ अमीर गुमुश्तगिन की तरफ से ताज़ियत करने और उनका हुक्म पहुंचाने आया हूँ। ये कहते साथ ही वो खत काजी फाजिल को देता है और मजीद कहता है जैसा कि आप जानते हैं कि रियासत इक़्तिदार में खला को कबूल नहीं करती, अमीर गुमुश्तगिन ने एक नया हुक्मनामा जारी किया है ताकि निज़ाम में कोई खराबी ना आए। उन्होंने मिस्र के नायब के तौर पर मुझे मुंतखब किया है। खत पढ़ने के बाद काजी फाजिल कहते हैं जबकि हमारा गम अभी ताज़ा है तो ये जल्दी क्यों है अमीर कैमास? अमीर कैमास कहता है मैं जानता हूँ कि ये सब के लिए कबूल करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम ये फरीजा आसानी से कर दें तो सबके फायदे में होगा। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं बोरो अपने साथियों के साथ एला किले के खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। वो सब कराकोश के पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। फिर एक दरवाजे को देखते हुए कराकोश कहता है ये रास्ता तख्त वाले कमरे में जाता है। बोरो से पूछता है तुम ये कैसे जानते हो? जवाब में कराकोश कहता है मैंने कैद के दौरान सारे नक्शे खींचे हैं। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। कायदा में अमीर कैमास कहता है हुक्मनामे में जो हुक्म है जल्द अज जल्द अवाम के सामने इसका ऐलान किया जाए। मगर काजी फाजिल कहते हैं बदकिस्मती से ये मुमकिन नहीं है, मिस्र की अपनी रिवायात है, हमारी बैत जबरदस्ती नहीं मोहब्बत से होती है और जो कुछ अमीर गुमुश्तगिन ने हाल ही में किया है, शाम के तख्त पर फायज होने पर साया डाला है, हम उसका हुक्म नहीं मानते। फिर बैबोरा कहता है गुमुश्तगिन मिस्र पर नायब मुसल्लत करने से पहले शाम पर इंसाफ से हुक्मरानी करे, अभी उमर मल्ला हजरत के कातिल नहीं मिले। कैमास गुस्से से कहता है बगावत का बहाना बनाने की जरूरत नहीं, फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में सुल्तान इस्माइल के नायब के तौर पर इस तख्त पर बैठा था, चूंकि वो मर चुका है तो नया नायब लाने का हक अमीर गुमुश्तगिन का है। काजी फाजिल उसके सामने ही फरमान फाड़ डालते हैं और टुकड़े टुकड़े करके उसके पाँव में फेंक देते हैं। ये देखकर कैमास कहता है तुम हद से बढ़ रहे हो काजी फाजिल, हुक्म की नाफरमानी के इल्जाम में कमरे में मौजूद सब लोगों को गिरफ्तार कर लो सिपाहियों। सिपाहियों के आगे बढ़ते साथ ही उन पे तलवारें तान ली जाती हैं। ये देखकर कैमास कहता है ये जो कर रहे हो ये जंगी रियासत के खिलाफ बगावत है। तो बैबोरा तलवार उसके गले पर रखते हुए कहता है फिर वो बदमाश गुमुश्तगिन आके रोक ले बगावत को, वो हमारी लाशों से गुजरे बगैर कायदा हासिल नहीं कर सकता। काजी फाजिल उसे कहते हैं तुम अपने सिपाहियों के साथ हमारे कैदी हो कैमास। ये सुनकर कैमास कहता है तुमने जो कुछ किया है उसकी बारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, बहुत बारी। एला किले में कमांडर अपने साथियों के साथ खाना खा रहा होता है, इसलिए में बोरो अपने साथियों के साथ अलमारी के पीछे से आ निकलता है। उन्हें देखकर वो सब चौंक जाते हैं और वो पलक झपकते साथ ही उन पे टूट पड़ते हैं। सबका काम तमाम करने के बाद गुकबरो कमांडर को दबोच लेता है और बोरो कहता है अतराफ को देखकर इस बात को यकीनी बनाओ कि यहाँ कोई ना आए। गुकबरो कमांडर से कहता है मैं अभी तुम्हारे मुंह से हाथ हटा दूंगा, अगर तुम चीखोगे तो मैं तुम्हारा सर काट डालूंगा। कमांडर कहता है तुम लोग पहले एक बार फरार हो चुके हो, दोबारा नहीं हो पाओगे, मेरे आदमियों के आने पर तुम सब लोग मरोगे। गुकबरो से कहता है ज्यादा बकवास ना करो वरना मैं तुम्हारा गला गोंद दूंगा। मुझे और कराकोश को यहाँ रखने के लिए तुम्हें किसने कहा? मुझ पर इतना अरसा जुल्म किसने किया बताओ मुझे। तो कमांडर कहता है तुम ये हरगिज मुझसे नहीं जान पाओगे, मुझसे एक भी लफ्ज नहीं निकलवा सकोगे। गुकबरो उसका गला दबाते हुए कहता है तुम बोलोगे जरूर बोलोगे। ये कहते साथ उसके हाथ पे जोरदार बाला दे मारता है, फिर उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है तुम चीख नहीं पाओगे और बोलोगे। कायदा में कैमास को जिंदान में डाल दिया जाता है तो वो चिल्लाते हुए काजी फाजिल से कहता है मैं एक तो मोsul का मालिक हूँ और साथ में मिस्र का नायब हूँ, तुम
तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते, मुझे फौरन बाहर निकालो। तो काजी फाजिल उससे कहते हैं जो लोग हक पे ना हो कैद खाना उनके लिए बहुत भारी रहता है, तुम तसल्ली से रहो, हम इस तरह आलूदा नहीं होंगे। कैमास कहता है जब अमीर गुमुश्तगिन अपनी फौज के साथ कायरा पहुंचेंगे फिर उस वक्त तुम लोग मुझसे माफी मांगोगे, माफी। तो बैबोरा कहता है हमें अपने साथ खलत मलत ना करो, ये तुम्हारी तरह मौत से डरने वालों का काम है। वो आगे बढ़ते हैं और काजी फाजिल बैबोरा से पूछते हैं हमारे सुल्तान का अगला हुक्म क्या है बैबोरा। तो बैबोरा कहता है कैमास के खून आलूद खलत पैगाम के साथ शाम जाएगी। एबलेन में मार्कोस बालेन से कहता है कुछ में बहुत सख्त इकदाम किए गए हैं और इस सूरत में शहर में दाखिला बहुत मुश्किल होगा। कुछ देर सोचने के बाद बालेन कहता है अगर सबेला शहर में ना हो। विलियम कुछ सोचते हुए कहता है शहजादी का हर रोज चर्च में जाना आदत है। एला में गुब्बारो कमांडर से कहता है इस बार तुम्हारे हाथ और बाजू पर नहीं तुम्हारे सर पे मारूंगा। ये कहते साथ वो बाला उठाने लगता है कि कमांडर एकदम से कहता है रुको रुको बताता हूँ। तुम जब पहली बार यहाँ पहुंचे तो मैंने बारी तावान के बदले में मुसलमानों को वापस करने का सोचा, फिर वो आया, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं। गुब्बारो पूछता है वो कौन है, वो शैतान का साया कौन है, बोलो कौन है वो। कमांडर कहता है अगर मैं उसका नाम बता दूं तो क्या तुम मेरी जान नहीं लोगे। तो कराकोश कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम जरूर मर जाओगे, नाम बोलो शायद जिंदा रह सकूं। कमांडर एक अलमारी की जानिब इशारा करते हुए कहता है वहाँ पर एक स्याह ढकी हुई किताब है, उसमें तारीख के लिए सब कुछ लिखा है, तुम जिसका नाम तलाश कर रहे हो वो उसमें है। यह सुनते साथ ही गुब्बारो से लेकर अलमारी के पास आता है और कहता है खोलो इसे। कमांडर अलमारी खोलने की कोशिश करता है मगर वो नहीं खुलती। बाहर देखते हुए तोराब कहता है जल्दी करो सिपाही आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही गुब्बारो कमांडर को पीछे धकेल देता है और खुद अलमारी खोलने लग जाता है। कमांडर चाबी से गुब्बारो पे हमला करने लगता है कि बोरो उसका हाथ पकड़ लेता है और वही चाबी उसके सीने में गाड़ देता है। साथ में कहता है मरो काफिर मरो। गुब्बारो मुसलसल अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है शायद इसने झूठ। कुछ के चर्च में सबेला दुआ मांगते हुए कहती है मेरे बाबा और मेरा बच्चा जिसे मैंने पैदा होने से पहले ही खो दिया था, उन्हें जन्नत की नेमतों में रखना, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। करीब ही में बालेन सफाई कर रहा होता है। सबेला मजीद कहती है मेरे भाई बाल्डोन के रास्ते को अपनी रोशनी से रोशन कर दे, कुछ की हिफाजत फरमा और बालेन से मेरी मोहब्बत, हमारी अधूरी मोहब्बत को तुम्हारे हुजूर में पेश करती हूँ, उससे हमें सुकून दे। पीछे से बालेन की आवाज आती है मैं अपनी मोहब्बत को अधूरा नहीं रहने दूंगा शहजादी। ये सुनते साथ ही सबेला एकदम से पलटती है और बालेन को देखकर चौंक जाती है। बालेन उसे कहता है मुझे आपसे बात करनी है। एला में गुब्बारो मुसलसल अलमारी खोलने की कोशिश कर रहा होता है। अली भागता हुआ उनके पास आता है और कहता है जनाब वो आ चुके हैं, हमें भागना चाहिए। यह सुनकर बोरो गुब्बारो से कहता है छोड़ो गुब्बारो, यकीनन ये नहीं खुलेगा। मगर गुब्बारो कहता है नहीं मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं सच नहीं जान लेता मैं नहीं जाऊंगा। वो अपनी कोशिश जारी रखता है। बाहर से सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ देर के बाद जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। अलमारी भी खुली होती है। ये देखकर सिपाही कहता है छापा पड़ा है सिपाहियों, मेरे साथ आओ। वो खुफिया रास्ते की जानिब भाग पड़ते हैं। खुफिया रास्ते में आगे बढ़ते हुए गुब्बारो बोरो से कहता है आखिरकार हकीकत मेरे हाथ में है, इसलिए मैं भजंतीनी सिपाहियों तक जा पहुंचते हैं, जिन्हें देखते साथ ही वो सब उन पे टूट पड़ते हैं और जल्दी वहाँ पहुंचने वालों को निपटा देते हैं। इधर सबेला बालेन के साथ एक तरफ जा पहुंचती है और कहती है मैंने कहा था कि दोबारा मेरे सामने मत आना। बालेन उसे कहता है अब खेल खत्म करो सबेला। तो सबेला कहती है मैं कोई खेल नहीं खेल रही। बालेन कहता है मैंने तुम्हें गिरजाघर में दुआ करते हुए सुना, मैं तुम्हें हमारी मोहब्बत कुर्बान नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूँ सबेला, लाडगाय ने जिंदान से फरार होने में हमारी मदद की और उसके बदले में तुमने उसे शादी करने का मुआहदा कबूल किया और तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया। जवाब में सबेला कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बालेन उसे कहता है मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो सबेला और सच बताओ। मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ किया वो इसलिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं, लेकिन तुम कुछ भूल गई हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं सांस तो ले सकता हूँ लेकिन इसे जिंदा होना नहीं कहा जा सकता। सबेला कहती है मुझे माफ कर दो बालेन, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती थी। यह सुनते साथ ही बालेन उसे गले लगा लेता है और कहता है परेशान ना हो मैं आ गया हूँ। सबेला कहती है बालेन ऐसा नहीं होगा, क्या तुम देख नहीं रहे मारिया और लाडगाई वो हमें नहीं छोड़ेंगे। बालेन कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम मेरे साथ आओगी, वो इसका हिसाब देंगे, चलो चलते हैं। सबेला पूछती है कहाँ। तो बालेन कहता है मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ। सबेला कहती है कुछ और मेरा भाई, क्या हम उन्हें इनके हाथ में छोड़कर ऐसे ही चले जाएंगे। तो बालेन कहता है हम खुदा के शहर कुछ को नहीं छोड़ेंगे और ना ही तुम्हारे भाई को किसी के लिए छोड़ेंगे, हम साबित करेंगे कि वो हमें तोड़ नहीं सकते और हम मजबूत होकर वापस आएंगे। सबेला उससे कहती है काश ऐसा हो सकता। बालेन कहता है चलो सबेला चलो, मगर सबेला कहती है मुझे बाल्डोन को देखना है, अभी नहीं, मैं आपको खबर भेज दूंगी। यह सुनकर बालेन उसे गले मिलता है और कहता है मैं तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार करूंगा। एक शख्स चुपके उन्हें देख रहा होता है। शाम में गुमुश्तगिन का राजा और करतगिन से कहता है अमीर कैमास के तख्त पर बैठते साथ ही मुझे इतला देना, खबर में ताखिर कोई अच्छी बात नहीं है। तो करतगिन कहता है मिस्र का माहौल शाम जैसा नहीं है, हमें हर खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं सिपाही एक थैली लेकर आता है और कहता है मिस्र की जानिब से एक पैगाम है। गुमुश्तगिन एकदम से कहता है खोलो इसे। राजा थैली खोलता है तो उसमें अमीर कैमास का खून आलूद चौगा पड़ा होता है। ये देखते साथ ही गुमुश्तगिन गुस्से में खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है ये गद्दार की जिठाई से मेरे नायब को मार सकते हैं। तो करतगिन कहता है ये वाज़ेह है कि वो आखिरी दम तक मुजामत करेंगे। गुमुश्तगिन कहता है वो चाहे कुछ भी कर लें, नतीजा नहीं बदलेगा। सलाउद्दीन की मौत के बाद मेरे महल पर कब्जा करने की हिम्मत कौन करेगा। खत पढ़ते हुए का राजा कहता है मेरे अमीर काजी फाजिल ने लिखा है अपने हुदूद से तजावुज करने वाले अमीर कैमास की किस्मत हमारे सामने है, ये तुम्हारे लिए एक सबक है। अगर तुम मिस्र पर हुकूमत करना चाहते हो तो ऐसा करने का वाहिद तरीका यह है कि तुम अपनी फौज के साथ हमारे सामने आओ, वरना हम सलाउद्दीन की सल्तनत तुम जैसे नाजायज नायब के हवाले नहीं करेंगे। ये अल्फाज सुनते साथ ही गुमुश्तगिन गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है ये किस किस्म के अल्फाज हैं, मैं उन्हें उस मौत का मजा चखाऊंगा जिसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया है, फौरन कुछ खबर भेजो, इस बार हम आमने सामने मिलेंगे। ये कहते साथ वो तख्त पे बैठ जाता है तो करतगिन कहता है सुलेबी तहाद ना होने दे, ये इसे मजीद मुश्किल बना देगा। जवाबन गुमुश्तगिन कहता है मैं जब तक उनके सुरों पर कायरा ना गिरा दूं मेरी हर सांस मुझ पे हराम है। जंगल में बोरो राकोश के साथ बैठा होता है और गुब्बारो की जानिब देखते हुए कहता है जल्द ये सफेद भेड़ काली भेड़ों से अलग हो जाएगी। एक तरफ बैठा गुब्बारो किताब पढ़ रहा होता है और उसे अपने बारे में मालूमात मिल जाती है। ताजिर राकीफ ने 2 अहम कैदी कराकोश और गुब्बारो पैदरो की तरफ भेजे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनसे अच्छा मुनाफा होगा। सफे पलटता है तो आगे लिखा होता है मैं गुब्बारो और कराकोश को बहुत सारे पैसों में बेचूंगा, लेकिन हलब के शहजादों में से एक गुमुश्तगिन ने मुदाखलत की। उसने मुझे फरोख्त और मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा बड़ी रकम की पेशकश की। उसने मुझे कहा कि दोनों कैदियों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रखा
جائے۔ میں نے پیشکش قبول کر لی لیکن میں پریشان تھا، جلدی واضح ہو جائے گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ امیر گمشتگن کو جن 2 مسلمان قیدیوں میں دلچسپی ہے، میں ان سے متعلق ہر چیز کو درج کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی دن کچھ غلط ہو جائے تو یہ کریکٹ کے کونت کو دے دوں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے، گمشتگن نے آج محل کا دورہ کیا، آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ میرے پاس اتنا سونا کیوں ہے۔ وہ کراکوش کے ہاتھ سے نقشہ سازی چاہتا ہے جو ایک بہت اچھا ماہر تعمیرات ہے۔ انہوں نے گوگبرو کے حوالے سے خصوصی درخواست بھی کی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ایک تاریک کمرے میں باقاعدگی سے تشدد اور خطرے کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کا مقصد اس کی ضد کو توڑنا ہے اور اسے ایوبیوں کا مضبوط دشمن بنانا ہے۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی گوگبرو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب گمشتگن چہرہ ڈانپے اس پہ تشدد کر رہا تھا اور اس نے کہا تھا یہ بورو کی طرف سے تحفہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم کی مخالفت کے نتائج دیکھو۔ مار کھاتے ہوئے گوگبرو نے کہا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ آئے گا اور آخر کار مجھے بچا لے گا۔ گمشتگن نے کہا تھا تم ایک خیالی دنیا میں رہ رہے ہو گوگبرو، کیا وہ شخص جس نے تمہیں یہاں پھینکا ہے وہ آ کر تمہیں یہاں سے بچائے گا؟ یہاں سڑنا ہی تمہارا مقدر ہے۔ وہ اس پہ تشدد کرتا ہی چلا گیا تھا۔ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد گوگبرو کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ غصے سے کہتا ہے ابلیس ابلیس ابلیس۔ وہ مزید پڑھتا ہے کراکوش مضبوط تھا، تشدد کے باوجود اس نے نقشہ حوالے نہیں کیا۔ جہاں تک گوگبرو کا تعلق ہے اس نے بہت مزاحمت کی لیکن وہ آخرکار اس سطح پر پہنچ گیا جسے ہم چاہتے تھے۔ وہ اب ایوبیوں کا حقیقی دشمن بن چکا ہے۔ پڑھتے پڑھتے گوگبرو بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ کائرہ میں میلا سائرہ کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور سائرہ اس سے کہتی ہے کون صاحب یہاں خیریت سے نہیں آئی؟ تو میلا کہتی ہے میں اب بھی یقین نہیں کر سکتی کہ وہ مر گیا ہے، چاہے یہ یک طرفہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ صلاح الدین کا عشق ہمیشہ سے ایک بڑی مہربانی تھی۔ سائرہ کہتی ہے حقیقت میں آپ کو اچھی طرح سمجھتی ہوں کونس، میرا حال آپ سے مختلف نہیں ہے۔ بورو کی غیر موجودگی میں میرا دل انتقام کی آگ سے جل رہا تھا لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا مجھے ایسے لگا جیسے میں جنت کے باغ میں ہوں۔ میلا کہتی ہے شاید اگر شمسا نہ ہوتی تو سب کچھ بالکل مختلف ہوتا، مجھے اس نے اس کی وجہ سے مسترد کر دیا۔ اس لیے میں آصف وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے بورو اور گوگبرو اعلیٰ جاتے ہوئے انہیں ایک ساتھ دیکھا گیا ہے اور کراکوش اور اس کے آدمی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سائرہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جبکہ صلاح الدین ابھی فوت ہوا ہے بورو اعلیٰ میں کیا کر رہا ہے اور وہ بھی اپنے بھائی کے قاتل کے ساتھ؟ آصف کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا تعاقب کر کے اسے گرفتار کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو سائرہ کہتی ہے اگر اس نے اسے پکڑ لیا ہے تو اعلیٰ میں کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر میلا کہتی ہے سائرہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سائرہ کہتی ہے میں ابھی تک نہیں جانتی لیکن میں تلاش کر لوں گی، بہتر ہے کہ آپ واپس کیرک چلی جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سائرہ چلی جاتی ہے۔ ادھر کراکوش سب کچھ پڑھنے کے بعد کتاب بند کر دیتا ہے اور بہت روتا ہے، پھر اٹھ کے آگے بڑھتا ہوا بورو اور کراکوش کے پاس جاتا ہے اور کتاب وہاں موجود آگ میں پھینک دیتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے کاش ماں سے بھی اسی طرح جل کر مٹ جائے۔ بورو کہتا ہے وقت بتائے گا، دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے اپنے دل میں امید تلاش کرنا کافی ہے۔ تو گوگبرو کہتا ہے امید؟ وہ میرے لیے مر گئی ہے۔ بورو کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ گوگبرو کہتا ہے کوئی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تو کراکوش کہتا ہے ہرگز نہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا وہ انسان نہیں ہو سکتے، انسان بننے کے لیے ہمدردی اور عزت کی ضرورت ہے۔ بورو پوچھتا ہے تم پر اس طرح کا ظلم کس نے کیا؟ بتاؤ اس زہر کو باہر نکالو جو تمہارے سینے میں برسوں سے ہے۔ گوگبرو تلوار بے نیام کرتا ہے اور اسے بورو کو دے دیتا ہے، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہتا ہے میری گردن کاٹ ڈالو اسے تاکہ یہ زہر باہر نکل سکے۔ بورو کہتا ہے میں برسوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں ڈھونڈنے اور تمہیں حقیقت بتانے کے لیے میرے دوست، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی کا سر قلم کروں؟ گوگبرو کہتا ہے یہ سر یہ جسم مجھ پہ بوجھ بن گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بورو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو قسمت نے ہمیں پھر سے اکٹھا کیا ہے، اب جب کہ ہم متحد ہیں اور اپنے اصلی دشمن کو جانتے ہیں تو اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ گوگبرو کہتا ہے گمشتگن وہ شیطان برسوں سے میرے اندر تھا، دیکھو وہ شیطان ہر روز اپنا زہر مجھ میں اتار رہا تھا، جب تک یہ سر اور جسم ہے مصیبت ختم نہیں ہوگی، میری گردن کاٹ ڈالو بورو۔ وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے بورو اور کراکوش کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ بورو سے کہتا ہے کیا اللہ توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ سچی توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ یہ ہماری دوستی کی بھی توبہ ہے جبکہ ہم تینوں رائے حق پر ملے ہیں، چوتھا ہمارے ساتھ اللہ ہے، میرا اللہ ہمیں پھر سے جدا نہ کرے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گوگبرو کے گلے لگ جاتا ہے، کراکوش بھی ان کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ گمشتگن کچھ میں بالڈون کے سامنے موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ بالڈون، قدس اور شام کے درمیان امن کو فروغ دینے کے لیے میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ مصر کا سلطان صلاح الدین ان دو قدیم قوموں کے درمیان اختلاف اور فتنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، اب وہ مر چکا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چونک جاتے ہیں اور ماریا پوچھتی ہے امیر گمشتگن کیا آپ کو اس کے بارے میں یقین ہے؟ جواباً گمشتگن کہتا ہے بالکل، ہماری دوستی کی علامت کے طور پر صلاح الدین کا خون بہایا گیا ہے۔ عزت مآب آپ کے مرحوم بابا بادشاہ مارلیک قائرہ کے لیے منصوبہ رکھتے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قائرہ شام اور قدس کے درمیان اتحاد کا منتظر ہے۔ تو بالڈون کہتا ہے یہ خبر آپ لائے ہیں اور قائرہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے امیر گمشتگن۔ امیر گمشتگن کہتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، صلاح الدین کے بعد اس کا بھائی بورو وہاں موجود ہے اور وہ سربراہ ہے، وہ قائرہ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ واضح ہے کہ وہ مزاحمت کریں گے۔ آپ جو فوجی مدد ہمیں فراہم کریں گے اس سے ہمارے لیے قائرہ کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو بالڈون اسے کہتا ہے میں آپ کو مدد فراہم کروں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو لارگائے کہتا ہے عزت مآب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قائرہ جانے والی فوج کا سربراہ بننا چاہوں گا۔ چارفیون کہتا ہے عزت مآب مجھے اس مہم پر لارگائے کا ساتھ دینے کا اعزاز دیں۔ بالڈون کھڑے ہو کر کہتا ہے مصر میرے بابا کے سب سے بڑے خوابوں میں سے ایک تھا، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا کریں، فوری طور پہ تیاریاں شروع کی جائیں۔ ادھر خلیل صلاح الدین ایوبی کے پاس جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں میں انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں، خلیل اعلیٰ کی طرف سے خبر دو۔ تو خلیل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، بورو صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بورو گوگبرو کے ساتھ وہاں داخل ہوتا ہے۔ گوگبرو کو شرمندہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں آپ کی حالت سے لگتا ہے کہ آخرکار حقیقت آپ پہ عیاں ہو گئی ہے۔ تو بورو کہتا ہے بالکل بھائی ایسا ہی ہے، ہم نے اپنے دلوں سے سارے سائے مٹا دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم نے اللہ کے کماندار کو مار ڈالا اور قلعے کی کتاب حاصل کر لی، اس میں سب کچھ تفصیل سے لکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اللہ سے وقت پر سازشیں بے نقاب کرتا ہے۔ گوگبرو ایک دم سے آگے بڑھتا ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وزیر صلاح الدین کا چوغا پکڑتے ہوئے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں میرے سلطان، مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ نے اپنی فیاضی کا مظاہرہ کیا، مجھے اپنے غفلت سے بچایا، میری دنیا اور آخرت درست کر دی۔ صلاح الدین ایوبی اسے سارا دے کر کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے آپ جیسے بہادر آدمی کو اسلام کی خدمت پر
मामूर किया कितनी बड़ी बात है, हमें इसका हिस्सा बनने का शर्फ हासिल हुआ है। हर इम्तिहान का एक इख्तिताम होता है और आप इस इम्तिहान में कामयाब रहे हैं गुगबोरो। गुगबोरो कहता है गुमुश्तगिन इन तमाम बदहालियों की वजह है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे उसके कत्ल का शर्फ अता फरमाए। सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं आमीन, लेकिन अपने दिल में नफरत का बोझ ना डालो, अपने इंतकाम उम्मत की सलामती के लिए लें। गुगबोरो कहता है मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ और मैं आपके हुक्म का मुंतजर हूँ। इसलिए में सिपाही आता है और खबर देते हुए कहता है मेरे सुल्तान अयारीन से खबर आई है। खबर पढ़ते हुए वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं गुमुश्तगिन कुछ के महल में पहुंच चुका है, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। ऐ अल्लाह इस खूबसूरत इत्तेहाद की बरकत से हमें अपना फजल अता फरमा, हम अनकरीब शाम वापस लौटेंगे। बोरो जल्द से जल्द माँ और शमसा खातून को चुपके से यहाँ ले आओ, राज फाश करने का वक्त आ गया है। ये सुनते साथ ही बोरो चला जाता है। कुछ में बाल्डोन खुश होते हुए सबीला से कहता है सलाहुद्दीन की मौत ने हमारे लिए कायरा के दरवाजे खोल दिए हैं, मैं अपने बाबा की एक बड़ी ख्वाहिश पूरी करूंगा। सबीला को खामोश देकर बाल्डोन पूछता है क्या आप इस खबर से खुश नहीं है? तो सबीला कहती है बाल्डोन आप जिस तख्त पर बैठे हैं उसकी वजह से आपको हमेशा उसकी सदाकत पर सवाल उठाना चाहिए जो आप सुनते हैं। बाल्डोन तख्त पे बैठते हुए पूछता है क्या आप किसी चीज की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रही हैं? तो सबीला कहती है नहीं, मैं सिर्फ आपको खबरदार करना चाहती हूँ, कुछ आपके लिए मेरे बाबा की मीरास है और आपको उसे कायम रखना होगा चाहे मैं आपके साथ हूँ या ना हूँ। बाल्डोन पूछता है आप मेरे साथ क्यों नहीं होंगी, ये भी आपका घर है। तो सबीला उसे कहती है ये जिंदगी है इज्जत माप, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। उधर वज़ीर सलाहुद्दीन गुगबोरो से कहते हैं सुले भी सोचेंगे कि गुमुश्तगिन की पेशकश वो मौका है जिसकी वो तलाश कर रहे थे, मुझे पूरा यकीन है कि वो शाम और कुछ की फौजें मुत्तहिद होकर कायरा की तरफ बढ़ेंगी। तो गुगबोरो कहता है हम लड़ने से नहीं डरते, लेकिन अगर वो ताकत के साथ है तो हम इससे कैसे निकलेंगे। जवाबन वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं आपकी बदौलत गुमुश्तगिन की नजर में आप एक फातिह रहनुमा हैं क्योंकि आपने मुझे मार डाला। फौरन शाम जाएं और गुमुश्तगिन से कहें कि आप फौज की क़यादत करना चाहते हैं, जब आप कायरा पहुंचेंगे तो पीछे हट जाना और काफिरों को उनके फरेब में डूबने के लिए छोड़ देना। एबलेन में बालेन खबर पढ़ रहा होता है चलो शहर के मगरबी दरवाजे पर मिलते हैं, मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ। ये देखकर वहां वाला विलियम कहता है ऐसा लगता है कि वो खबर आ गई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे बालेन। तो बालेन कहता है एबलेन मेरी वापसी तक आपकी देखभाल में है। तो विलियम कहता है हर शय कुछ के लिए बाहिफाजत जाएं। कायरा में बोरो फातिमा खातून और शमसा खातून को घोड़ा गाड़ी में बिठा रहा होता है। फातिमा खातून पूछती हैं हम कहाँ जा रहे हैं बेटा, देखो शमसा बिल्कुल टूट के रह गई है। तो बोरो उनसे कहता है अंदर बैठ जाए माँ, जब हम वहाँ पहुंचेंगे तो आप देख लेंगी, फिक्र मत करें जल्दी स्कूल मिल जाएगा। ये सुनते साथ ही फातिमा खातून बैठ जाती हैं, जबकि सायरा आसिफ के साथ छुपके उन्हें देख रही होती है और कहती है हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि ये कहाँ जा रहे हैं। वो भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। शाम में गुमुश्तगिन करातेगन से कहता है आपने दुरुस्त तरफ का इंतखाब किया है करातेगन, अब अपनी मुहिम के लिए तैयारियां करें, आप कायरा की तरफ जाने वाली फौज की कमान संभालेंगे। ये सुनकर करातेगन कहता है अच्छा तो मुझे आपने वो दिया जो सलाहुद्दीन ने नहीं दिया था, अल्लाह आपको खुश रखे। इसलिए मैं गुगबोरो वहाँ पे आता है, उसे देखकर गुमुश्तगिन खुश होते हुए आगे बढ़ता है और कहता है खुश आमदीद बहादुर, खुश आमदीद, हमारी नजरें तुम्हारे रास्ते पे अटक के रह गई। ये कहते साथ वो उसे गले लगाता है और गुगबोरो उस लम्हे को याद करता है जब उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। इस ख्याल के बाद गुमुश्तगिन कहता है हर मैदान को तुम जैसे शानदार मुजाहिद को देखने का मौका नहीं मिलता, तुमने उम्मत को बड़ी आजमाइश से बचाया है। ये कहते साथ वो बैठ जाता है तो गुगबोरो कहता है मेरे ऊपर जो खून लगा है वो सलाहुद्दीन का है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वादा पूरा कर लिया है। बोरो और उसके आदमियों से बचने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए छुपना पड़ा और खतरा टल जाने के बाद मैं आपके सामने पेश हो गया। तो गुमुश्तगिन कहता है तुम्हारे साथ हमारी असल कहानी अब शुरू होती है। कुछ में चौका पहने सबीला आगे बढ़ रही होती है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद पीछे से लड़गाई उसे आवाज देकर रोक लेता है। लड़गाई को देखकर सबीला बहुत परेशान हो जाती है। लड़गाई उससे पूछता है आपका इस तरह कहाँ का सफर है। बालेन एक मुकाम पे उसका इंतजार कर रहा होता है। इधर सबीला लड़गाई से कहती है महल में थोड़ी थकन महसूस कर रही थी तो ठंडी हवा लेने के लिए मैं बाहर निकल आई हूँ। लड़गाई उसे कहता है आह शहजादी, झूठ बोलने में भी जरा भी कामयाब नहीं हो रही हैं, आप बालेन के पास जा रही हैं, ये मैं जानता हूँ। ये कहते साथ वो समय को याद करता है जब कमांडर ने उसे आकर बताया था कि शहजादी सबीला बालेन से मिली है। इस ख्याल के बाद लड़गाई कहता है शहजादी मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको यहाँ रोकने भी नहीं आया, आपको चूंकि इतनी तड़प है तो आप जाएं, मैं आपके दरमियान हायल नहीं हूँगा। सबीला कहती है यानी कैसे, मुझे जाने की इजाजत दोगे? तो लड़गाई कहता है क्यों नहीं, लेकिन मैं एक मामले में आपको खबरदार करने पे मजबूर हूँ। अगर आप चली गई तो अजीम इज्जत माँ आप तख्त के खेलों में बगैर तहफ्फुज़ के अकेले रह जाएंगे, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो। आप अपने पीछे एक बहुत ही अकेला और कमजोर भाई छोड़ेंगी। आपकी गैर मौजूदगी मुझे गुस्सा दिलाएगी और इसका खमियाजा भुगतने वाला बाल्डोन होगा। तो तब जाकर मारिया से नहीं बल्कि आपको मुझसे डरने की जरूरत है। आप समझ जाएंगी शहजादी, आप जाएं और बालेन के साथ हमेशा के लिए खुश नहीं। ये सुनते साथ ही सबीला उस लम्हे को याद करती है जब इमारलेग ने बाल्डोन और सबीला से कहा था मैं ताकत के लिए नहीं बल्कि कुछ के लिए तख्त पे बैठा हूँ और जो कुछ मैंने कुर्बान किया है वो इसी कुछ के लिए था, तुम दोनों भी ऐसा ही करोगे। इस ख्याल के बाद सबीला सोच में पड़ जाती है। शाम में गुमुश्तगिन गुगबोरो से कहता है तुम्हारी गैर मौजूदगी में सलाहुद्दीन के बागी पैरोकारों ने जिसे मैंने मिस्र का नायब बनाकर भेजा उसका इमास की जान ले ली। एक तो उसका इंतकाम लेने के लिए, साथ में मिस्र को अयूबी कब्जे से बचाने के लिए शाम के लश्कर के साथ मिस्र की जानिब पेशकदमी करोगे। यह सुनकर गुगबोरो कहता है मैं अपने किए गए कामों पे खुश नहीं होता, लेकिन तकदीर ने मेरे कंधों पर बहुत मुश्किल बोझ डाला है। जो मैंने शुरू किया उसे मुझे खत्म करने की जरूरत है, ताहम मैं इस फरीजे को कबूल नहीं कर सकता जब तक कि मुझे फौज की क़यादत का एहसास नहीं दिया जाता। यह सुनकर गुमुश्तगिन करातेगन की जानिब देखते हुए कहता है मैंने इस फरीजे के लिए करातेगन को मौजूद समझा था, लेकिन करातेगन इसकी क़यादत में तुम जैसे शानदार मुजाहिद को चलने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होनी चाहिए। तो करातेगन कहता है मैं ये इसके हवाले करता हूँ, मेरा मकसद कायद बनना नहीं है, मकसद हासिल हो जाए इतना काफी है। बस इतना काफी है कि मेरे बांजे की सल्तनत गैरों के हाथों में ना जाए, लेकिन मैं इसकी वजाहत कर दूं, मैं अपने दस्ते को किसी के माताहत नहीं करूंगा। गुगबोरो कहता है हमने करातेगन की शोहरत के बारे में बहुत सुना है, इसकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत बड़ी इमदाद होगी। गुमुश्तगिन कहता है लेकिन एक छोटा मसला और है। तो गुगबोरो कहता है सुलेबी है ना, वो भी मुहिम में हिस्सा लेंगे। गुमुश्तगिन कहता है हम उन्हें सिर्फ अपने मकसद तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बेफिक्र रहो। मिस्र को हासिल करने के बाद मैं उनके साथ हमारे इत्तेहाद को खत्म कर दूंगा, जल्दी से तैयारियां शुरू करो। वो दोनों पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए करातेगन गुगबोरो से कहता है तुमसे थोड़ी बातें करेंगे, गौर से हिसाब लगाएंगे
कि हम क्या और कैसे करेंगे। कुछ में बालेन का इंतजार बढ़ता जाता है और वो कहता है कहाँ हो सबीला कहाँ हो। तो आने वाला चात्योन कहता है शहजादी हंगामी सूरत हाल की वजह से नहीं आ सकी, लेकिन यकीन कर सकते हो कि वो बहुत उदास है और उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कहूँ कि वो बहुत उदास है। बालेन आगे बढ़ते हुए पूछता है चात्योन सबीला कहाँ है। तो चात्योन कहता है तुम मफरूर होने के बावजूद बहुत सवाल पूछ रहे हो बालेन। अगले लम्हे बहुत से सुलभी सिपाही वहां पहुंचते हैं और बालेन को घेर लेते हैं। इसी लम्हे उन सिपाहियों को तीर आ रखते हैं। ये देखकर बालेन भी उन पर टूट पड़ता है। तीर मारने वाला मार्कोस होता है जो अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और कहता है हम पहुंच आए हैं मेरे कौंत। वो भी आगे बढ़कर सुलभियों पे टूट पड़ता है। लड़ते लड़ते मार्कोस बालेन से कहता है हमें अभी पीछे हटना होगा। बालेन चात्योन से कहता है चात्योन लड़काई से कहो इंतकाम का दिन दरवाजे पे है। ये कहते साथ ही बालेन मार्कोस के साथ पलट जाता है। उन्हें जाता हुआ देखकर चात्योन को बहुत हो कुछ में बाल्डोन मारिया से पूछता है गुमुश्तगिन नामी उस शख्स पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं। तो मारिया कहती है फिक्र ना करें, वो ये जानने जितना अक्लमंद है कि वो कायरा को अकेले गिराने के काबिल नहीं है। हम अभी के लिए उसका फायदा उठाएंगे और सही दिन आने पे हम उससे भी जान छुड़ा लेंगे। लेकिन कायरा की जानिब जाने वाले इमदादी दस्ते को लड़काई की कमान में देना कितना महफूज है मैं इसके बारे में ज्यादा पर यकीन नहीं हूँ। बाल्डोन कहता है आखिर वो कुछ की फौज का सरबराह है और सिपाही भी उसे पसंद करते हैं। मारिया कहती है लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ एक प्यादा है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हर प्यादे की तरह उसकी जिम्मेदारी मुकम्मल होने के बाद उसे जाया कर दिया जाएगा। इज्जत माँ आप उसकी सबीला के साथ होने वाली शादी में हायल होने पे मजबूर हैं। इसलिए में सबीला और लड़गाई वहाँ पे आते हैं और लड़गाई सबीला का हाथ पकड़ लेता है। सबीला बाल्डोन से कहती है इज्जत माँ मैं लड़गाई से शादी का अज़म रखती हूँ और ये बताने आई हूँ। लड़गाई कहता है अगर आप इजाजत दें तो कायरा से वापसी पे हम शहजादी सबीला के साथ होने वाली शादी को हकीकत बना सकते हैं। सबीला कहती है मैं भी यही चाहती हूँ। तो बाल्डोन पूछता है इस मामले में आपका फैसला हतमी है क्या ऐसा है। जवाबन सबीला कहती है हतमी है। शाम में करतगन गुब्बरों को लेकर अपने कमरे में आता है जहाँ पे बहादुर और अलबेज मौजूद होते हैं। अंदर दाखिल होते साथ ही करतगन अपना खंजर गुब्बरों के गले पर तान लेता है। ये देखकर गुब्बरों कहता है क्या कर रहे हो रुको। तो करतगन कहता है तो तुम्हारे हाथों पे सलाउद्दीन का खून लगा है। हाँ अब मैं तुम्हारा गला काट कर हर तरफ तुम्हारा खून बहा दूंगा गद्दार कहीं के। गुब्बरों कहता है रुको रुको मामला वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। तो करतगन कहता है हम जिसे इंसान समझते थे वो शैतान निकला। ये कहते साथ वो खंजर मजीद पास करता है तो गुब्बरों कहता है सलाउद्दीन नहीं मरा, मैं यहाँ एक मंसूबे के साथ आया हूँ। ये सुनते साथ ही करतगन और बहादुर चौंक जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद करतगन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। अलबेज कहता है हुजूर जरा इसे सुनते हैं शायद ये हकीकत हो। ये सुनते साथ ही करतगन पुरस्कून हो जाता है। उधर बोरो फातिमा खातून और शमसा को लेकर सलाउद्दीन बीवी के ठिकाने पर जा पहुंचता है। शमसा खातून पूछती है हम यहाँ क्यों आए हैं बोरो। तो बोरो कहता है आप जल्दी समझ जाएंगी। शमसा फातिमा खातून से कहती है मुझे सिर्फ उसी जगह सलाउद्दीन की वापसी का इंतजार करने दे जहाँ मैं उसे सूंघ सकती हूँ। मेरी जगह वही है। तो सामने आने वाले वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं तुम्हारी जगह मेरे साथ है। सलाउद्दीन बीवी को देखते साथ ही शमसा और फातिमा खातून चौंक जाती है और फातिमा खातून कहती है मेरे अल्लाह क्या ये ख्वाब है। तो बोरो कहता है हकीकत में वो खुद ही है माँ। शमसा आगे बढ़कर वज़ीर सलाउद्दीन के गले लग जाती है और कहती है मैं जानती थी तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे दिल का तख्त बिखर गया, लेकिन मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया कि तुम मर चुके हो। मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया। सलाउद्दीन भी उनसे कहते हैं मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हारी आंखों से आंसू ना बहते तो कोई मेरे मरने पे यकीन ना करता। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन भी आगे बढ़ते हैं और फातिमा खातून से लिपट जाते हैं। इधर गुब्बरों करतगन से कहता है हासिल कलाम यह है कि सुल्तान सलाउद्दीन हमारी तरफ से खुशखबरी के मुंतजर हैं। करतगन पुरजोश होते हुए कहता है देखो इसे देखो, जरा सलाउद्दीन को तो देखो, जरा उसके मंसूबे को तो देखो। हम उसे मुर्दा समझकर यहाँ खुद को परेशान कर रहे हैं। देखो उसने क्या किया। मैं उलझ गया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि गमगीन हूँ या खुश हूँ। ये क्या है। मैं एक जासूस हूँ, जासूस, और मुझे इसके बारे में खबर ही नहीं। गुब्बरों से कहता है सलाउद्दीन ने अपनी बीवी और माँ को भी इसके बारे में नहीं बताया। जवाबन करतगन कहता है चुप रहो चुप, क्या मैं उनके बराबर हूँ। मैं जासूस हूँ जासूस, मुझे मालूम होना चाहिए था। देखो कितनी अजीब बात है। मैं खुश नहीं हो सकता, मैं उदास भी नहीं हो सकता। मैं अब गुस्से में खुद की जान ले लूंगा। मैं बता रहा हूँ नहीं, मेरा इस जासूसी से अब कोई ताल्लुक नहीं है। गुब्बरों कहता है हमारा दुश्मन एक है, हम कुछ भी करके गद्दार गुमिश्तगन को इस तख्त से उतारेंगे। सुल्तान ने समझदारी से मंसूबा बनाया है। अब मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी तरफ शमसा सलाउद्दीन बीवी से कहती है सलाउद्दीन तुम्हारी गैर मौजूदगी मौत से भी बदतर है। सलाउद्दीन बीवी कहते हैं मैं ये मंसूबा बनाने पे मजबूर था, मुझे माफ कर दो, वरना तुम्हारी आंख से निकलने वाला हर आंसू मेरे दिल को अंधेरी आग में ले जाता है। शमसा कहती है क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। जब आप मौत की तरफ चल रहे हैं तो मैं अपने टूटे दिल के साथ आपके मुंतजर रहूंगी। सलाउद्दीन भी कहते हैं हमारा रास्ता जिहाद से ताबीर है और इस रास्ते के अंजाम पे या तो शहादत है या फतह। तुमसे मिलना मुकद्दर ठहरा, इंशाल्लाह कुछ भी मुकद्दर में होगा। शमसा कहती है मैंने जो ख्वाब देखा था उसे मुकम्मल पाया, तुम कुछ को फतह करने से पहले नहीं मरोगे सलाउद्दीन। एबलेन में बालेन विलियम से कहता है ऐसा लगता है कि लड़गाई जान गया था कि सिबिला हमारे साथ आएगी। अगर वो उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है तो विलियम कहता है लड़गाई को उसका बादशाह बनने के लिए शहजादी सिबिला के साथ शादी करने पे मजबूर है और उसे इस बात का अंदाजा है वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। इसलिए मार्कोस आता है और कहता है हमें एक अहम खबर मिली है, लड़गाई की क़यादत में एक फौज कायरा की जानिब रवाना होगी। कौन चात्योन भी उसके साथ होगा। यह सुनकर बालेन कहता है जिस मौके की हमें तलाश है वो ये हो सकता है। उधर जंगल में गुब्बरों और करतगन सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। गुब्बरों कहता है ऐसे हमें इस दस्ते के साथ आगे वसूल करेगा। करतगन पूछता है क्या शाम की फौज हथियार डाल देगी, क्या वो नन्हे शहजादे से अपनी वफादारी तर्क कर देंगे। तो गुब्बरों कहता है जब तक मुजफ्फरुद्दीन गुब्बरों उनके सामने है वो किसी दूसरे कमांडर को नहीं पहचानेंगे। तुम्हारा मावन और बहादुर कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। जवाबन करतगन कहता है वो शाम में है और वहीं रहेंगे, उनके और काम है। दूसरी तरफ से चात्योन और लड़गाई फौज के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। लड़गाई कहता है चात्योन फौजी बहुत थक चुके हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। चात्योन कहता है मैं उस गुब्बरों नामी आदमी पे भरोसा नहीं कर रहा। जवाब में लड़गाई कहता है तुम ठीक कह रहे हो, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे से आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही चात्योन कुछ सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ खलील वजीर सलाउद्दीन से कहता है सुलेबी कुछ से रवाना हो चुके हैं मेरे सुल्तान। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं ठीक है फिर हम शाम के रास्ते के लिए रवाना होते हैं। बोरो कहता है जब गुमिश्तगन आपको अपने सामने खड़ा देखेगा तो उसे ऐसे लगेगा जैसे वो अपने घोड़े से गिरा हो। यह सुनकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं वो खबर जिसकी उसे अपनी फतह की खुशखबरी होने की उम्मीद होगी वो उसकी तबाही बनेगी। बोरो कहता है मैं रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करूंगा। यह कहते साथ वो खेमे से निकल जाता है। बाहर सायरा आसिफ के साथ खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है।
बोरो अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाता है। ये देखकर सायरा कहती है, देखो पेशकदमी शुरू हो चुकी है। शाम में कराचा गुमिश्तगिन के पास आता है तो गुमिश्तगिन पूछता है, क्या हमारी दावत दीवान के अरकान तक पहुंच गई है? तो कराचा कहता है, मेरे अमीर सबको दावत पहुंचा दी गई है। गुमिश्तगिन कहता है, सबसे बड़ी खबर मिस्र से आनी है, जब हमें वहाँ अपनी शोहरत के मुताबिक फतह हासिल हो जाएगी दीवान में फैसला करने का वक्त आएगा। कराचा कहता है, मुझे डर है कि आपकी पेशकश उन्हें नाराज कर देगी। गुमिश्तगिन कहता है, खौफ से मौत को कोई फायदा नहीं पहुंचता कराचा, पहले नूरुद्दीन और फिर सलाउद्दीन गुजर गया। जिस तरह तस्बीह गैर गिरोह के कतार में खड़ी नहीं होती, उम्मत को भी एक कायद की जरूरत है। दीवान के लिए तैयारियां शुरू करो। ये सुनते साथ ही कराचा चला जाता है। कायरा में काजी फाजल जिंदान में मौजूद कैमास के पास जाते हैं तो कैमास कहता है, क्या हुआ काजी फाजल? शाम की फौज जब दरवाजे पर पहुंची तो क्या तुम डर गए हो और दौड़े दौड़े आ गए हो? जवाब में काजी फाजल कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, हमें आपकी मदद की जरूरत है अमीर कैमास। कैमास खड़े होकर कहता है, तुमने मेरे तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से अपनी जगह बदली, लेकिन मेरे साथ जो सलूक तुमने रवा रखा उसके बाद ये मुमकिन नहीं है। सलाउद्दीन कब्र से उठकर भी आ जाए तब भी कोई फायदा नहीं है। काजी फाजल उससे कहते हैं, जरा गौर से सोचो, अगर वो वाकई वापस आ गया तो क्या होगा? कैमास गुस्से से कहता है, फजूल में मेरा वक्त बर्बाद ना करो काजी फाजल। जवाबन काजी फाजल कहते हैं, चलो फर्ज करते हैं कि वो मरा ही नहीं है, फर्ज करते हैं कि शाम के तख्त पे बैठे जालिम को तख्त से उतारने के लिए इस तरह का मंसूबा बनाया गया, तो बताओ तुम क्या करते? क्या तुम उसकी मदद की पुकार को फजूल में जाने देते? यह सुनकर कैमास कहता है, यह सच नहीं हो सकता। तो काजी फाजल कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यह सच है, सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदा है और क्या हिकमत खुदाबंदी है कि उनकी जान लेने की कोशिश करने वाला गुगबोरो आज उनकी खातिर लड़ाई कर रहा है। कैमास पूछता है, मुझसे क्या चाहते हो? तो काजी फाजल कहते हैं, अपनी तरफ का इंतखाब करो, गुमुश्तगिन जाल में फंसने वाला है, उसके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उसके साथ इत्तेहाद करने वाला जो कोई भी होगा उसकी कीमत अदा करेगा। अगर तुम अब हमारी तरफ आते हो और शर्मिंदा होते हो तो तुम्हारे पास एक मौका होगा जिंदा रहने के लिए। जंगल में गुगबोरो का रतगन और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए हमें सामने से अच्छे से अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं और तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, बहुत हो गया अमीर गुगबोरो, आप मजीद आगे नहीं जा सकते। अपने सिपाहियों को रोकते हुए गुगबोरो कहता है, बस बहुत हो गया, मुसलमानों का काफी खून बहाया जा चुका है, अब अपनी तलवारें नीचे रखो। दोनों तरफ के सिपाही तलवारें पीछे कर लेते हैं और गुगबोरो अच्छे की तरफ खड़े होकर अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे बहादुरों मेरी बात गौर से सुनो, सुलेबियों को कौन दोस्त बनाता है और कौन हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाता है, अब हमें ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए। भाइयों के दूसरे भाइयों को कत्ल करने के बारे में अमीर गुमिश्तगिन को कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो घटिया शख्स गद्दार है। सिपाही आगे बढ़कर पूछता है, अगर ये बात है तो हम उसके हुक्म पे यहाँ क्यों आए हैं? जवाबन गुगबोरो कहता है, हमारा उठाया गया हर कदम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मरे नहीं हैं। यह सुनकर सब सिपाही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गुगबोरो मजीद कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि वो सही सलामत हैं और हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, हम उनके कहने पर यहाँ आए हैं, अब हम फिर से उनके हुक्म पर अमल करेंगे और अपने भाइयों के साथ इत्तेहाद करेंगे। हम अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ नहीं बल्कि सुलभी फौज के खिलाफ तलवार चलाएंगे। शाबाश मेरे शेरों, आज इत्तेहाद का दिन है। ऐसे कहते हैं, उस गद्दार गुमिश्तगिन के अज़ाइम को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन के अजीम दावा की खातिर ये जिहाद करने का दिन है। सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदाबाद। ये सुनकर दोनों तरफ के सिपाही नारे बुलंद करते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदाबाद, सुल्तान सलाहुद्दीन। कायरा में मैला आगे बढ़ते हुए बग्गी पर सवार होने ही लगती है कि शमसा उसके पास आती है और कहती है, तुम अभी तक कायरा में हो? तो मैला कहती है, मैं जा रही हूँ, इस शादी से तुम्हें मिलने वाली हर चीज सलाहुद्दीन के साथ ही जमीन में दफन होगी, तुम्हें अब यहाँ रुकने की ज्यादा देर जरूरत नहीं है। शमसा कहती है, मुझे तुम पे अफसोस है, तुम्हारी हालत तरस खाने के लायक है। मैला कहती है, क्या मुझे तुमने ये कहने के लिए रोका है? जवाब में शमसा कहती है, नहीं, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम एक झूठ पे मबनी जिंदगी गुजार रही हो। मैला पूछती है, कैसा झूठ? मैं किस झूठ में जी रही हूँ? तो शमसा कहती है, सलाहुद्दीन मरा नहीं है, वो जिंदा है। यह सुनकर मैला चौंक जाती है और पूछती है, क्या मतलब कि वो जिंदा है और वो कब्र? तो शमसा कहती है, वो सब कुछ तुम जैसे लोगों की बुराइयों को बेनकाब करने और घटिया चालों को नाकाम बनाने के लिए एक चाल थी। यह सुनकर मैला बहुत खुश होती है और कहती है, अगर ऐसा है तो फिर हर किसी को अपनी झूठ पे मबनी जिंदगी गुजारने दो। शमसा कहती है, अपने साथ ऐसा मत करो, तुम जिसे मोहब्बत कहती हो खुद को जिंदान में कैद मत करो। जवाब में मैला कहती है, तुम उसके लिए मेरे जज्बात को कभी नहीं समझ सकती, मैं तुम्हारी और तुम्हारे दिल की समझ से बहुत दूर किसी चौराहे पे खड़ी हूँ। यह सुनकर शमसा कहती है, तुम अगर खुद को बेवकूफ बनाकर जीना चाहती हो तो यह तुम्हारा मसला है, मगर जान लो कि कोई भी उस जिंदान के दरवाजे को नहीं खोल सकेगा जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा है और तुम्हारी किस्मत कि तुम वहाँ अकेले ही मुरझाकर खत्म हो जाओगी। ये कहते साथ ही शमसा चली जाती है और मैला कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं वहाँ पे अकेले नहीं मरूंगी। जंगल में बालिन मार्कोस से कहता है, लड़के बड़ी फौज के साथ हमारा सामना कर सकता है। तो मार्कोस कहता है, तो इसलिए उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। बालिन कहता है, मुझे कुछ सिपाहियों से कोई मसला नहीं मार्कोस, मैं अपने भाइयों का खून बहाने का इरादा नहीं रखता। मार्कोस पूछता है, मेरे खून तो आपका मंसूबा क्या है? तो बालिन कहता है, क्योंकि ये मसला लड़ गए और मेरे दरमियान है तो हम इसे अपने दरमियान ही हल करेंगे। इसलिए मैं सिपाही आकर कहता है, मेरे खून तो लड़ गए और उसकी फौज रास्ते में आराम करने के लिए रुक गई है। उधर सायरा और आसिफ छुपकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे की जानिब देख रहे होते हैं और घोड़ों को तैयार देखकर सायरा कहती है, वो लम्हा आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे आसिफ। अगले लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी खेमे से बाहर आते हैं, जिन्हें देखते साथ ही आसिफ और सायरा के पांव तले जमीन निकल जाती है। सायरा कहती है, मैं जानती थी सलाहुद्दीन मरा नहीं है, ये सब इसकी चाल थी, हमें फौरी तौर पे कौन मैला को खबर करनी चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाता हुआ देखकर आसिफ पूछता है, ये कहाँ जा रहा है? तो सायरा कहती है, हम जब कायरा जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये कहते साथ वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बोरो सामने बैठा होता है और एक तरफ से उसके सिपाही भी आ जाते हैं। बोरो उनसे कहता है, अली और तुराब, सायरा खातून मेरे पीछे चल चलकर बहुत थक चुकी हैं, इनकी मेजबानी करो ताकि ये आराम कर सकें और इस ताजिर को भी साथ ले जाना मत भूलना। ये सुनते साथ सिपाही उन्हें ले जाते हैं। इधर जंगल में बालिन मार्कोस के साथ लड़ गए और उसके सिपाहियों को देख रहा होता है। लड़ गए खड़े होकर सिपाहियों से कहता है, चलो तैयार हो जाओ सिपाहियों। अगले लम्हे बालिन सिपाहियों के साथ उसके सामने आ जाता है और कहता है, जबकि हमारे दरमियान हिसाब तय करना अभी बाकी है तो कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर लड़ गए उसे कहता है, बालिन तुम कभी नहीं रुकोगे? हाँ। यह सुनकर बालिन कहता है, तुम उस तक पहुंच गए जो मेरा है, मैं तुम्हारा हाथ काट देने तक नहीं रुकूंगा। ये कहते साथ ही बालिन तलवार बेनियाम करता है तो सब सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बालिन सिपाहियों से कहता है, मेरा तुम लोगों से कोई मसला नहीं है, मेरा मसला लड़गई से है। अगर ये मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है तो हम इस मसले को अपने दरमियान तय कर सकते हैं, या फिर लड़गई तुम्हारी अपने सिपाहियों के पीछे छुपने की नीयत है? हाँ, चलो सिर्फ मैं और तुम। लड़गई कहता है, तुम्हारा खुद पे इस कदर एतमाद तुम्हारी सजा का बाइस बनेगा
का बालेन। ऐसा लगता है कि रब ने मुझे इस सजा पर अमल दरामद का एजाज बख्शा है। ये कहते साथ ही लड़के तलवार बेनियाम करके उस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सिपाही दायरा बना लेते हैं। बालेन मुकाबला करते हुए कहता है तुम्हें सबीला से दूर रहना चाहिए था। तो लड़का कहता है मैं उसे शादी करूंगा। ये सुनते साथ ही बालेन फिर से हमला करता है। उधर हम देखते हैं कि अली और तुराब सायरा को लेकर कायरा पहुंचते हैं। जुमर्द पीछे से खड़े होकर उन्हें देख रही होती है और कहती है सायरा खातून। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती है। उधर हम देखते हैं कि बालेन और लड़के आपस में लड़े रहे होते हैं कि चात्योन वहां पे पहुंचता है और उन्हें रोक देता है। फिर कहता है यहाँ क्या हो रहा है। तो बालेन कहता है मुदाखलत ना करो चात्योन, ये मामला हम दोनों के दरमियान है, तुम कायरा की तरफ सफर जारी रखो। तो चात्योन कहता है शाम की फौज ने हमारे साथ गद्दारी की है। मिस्र और कायरा आज भी हम सब के लिए एक ख्वाब है। यह सुनकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है लानतो हम कुछ जा रहे हैं। फिर बालेन से कहता है परेशान ना हो बालेन, शहजादी मेरे पास महफूज है। यह सुनकर बालेन उसकी जानिब बढ़ने लगता है मगर मार्कोस उसे रोक लेता है। लड़का चात्योन से कहता है हम जा रहे हैं। मगर चात्योन बालेन की जानिब देखते हुए कहता है तुम जाओ, मेरा एक हिसाब बाकी है जो मैंने पूरा करना है। ये सुनते साथ ही लड़का के साथ चला जाता है। ये देखकर बालेन कहता है लड़का चला गया लेकिन अब भी कुछ है जो हम हासिल कर सकते हैं। वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और बालेन कहता है हमारे दरमियान इस तसादुम को बिलाखिर खत्म होना चाहिए। ये सुनते साथ ही चात्योन उस पर हमला कर देता है। दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं। मार्कोस भी बालेन का भरपूर साथ देता है। बालेन के सिपाही चात्योन के सिपाही पर हावी दिखाई देते हैं। बालेन भी ताबड़तोड़ हमले करते हुए अपनी तलवार चात्योन के गले पर तान लेता है। फिर उसे जमीन पर पटकते हुए कहता है तुम्हें बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है चात्योन, दुआ करो क्योंकि तुम्हारे पास कीमती मालूमात हैं। तुम तस्लीम करोगे कि तुमने मारिया के साथ मिलकर हकीम लतीफ को मारा। चात्योन हंसते हुए कहता है बालेन उसके लिए तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में तुम्हें अब जो करना है कर लो। तो बालेन कहता है तुम अब मेरे कैदी हो चात्योन। शाम में गुमिश्तगन तख्त पे फैल कर बैठा होता है और कहता है अगर हमारी फौज मिस्र की फतह से कामयाबी के साथ वापस आ गई तो खुशखबरी हमारे लिए सिर्फ वक्ती मसला होगी और ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत होगी। अस्फहानी उसे कहते हैं आपका नायब बनना जंगी सरजमीनों के लिए खैर का बाइस नहीं बना मीर गुमिश्तगन, आपकी वजह से भाई अपने भाई को मार रहा है। तो गुमिश्तगन कहता है नहीं, इसके बरक्स मैं इस्लाम की वहदत के हुसूल के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि तुम उनकी तरफ हो तो इसलिए इस सब को सराहने के लिए तुम में अकल की कमी है। यह सुनकर अस्फहानी और वज़ीर अमाद को बहुत गुस्सा आता है। अगले लम्हे दीवान का दरवाजा खुलता है और गुकबरो वहां दाखिल होता है, जिसे देखकर गुमिश्तगन खुश होते हुए कहता है लें अब अपने नाम की लाज रखने वाला हमारा फातेह कमांडर आ गया, यह फतेह याब होकर वापस लौटा होगा इंशाअल्लाह। गुकबरो कहता है जैसा कि आपने उम्मीद की हमने एक नाकाबिल फरामोश फतह हासिल की है अमीर गुमिश्तगन, मिस्र अब महफूज हाथों में है। गुमिश्तगन खुश होते हुए कहता है बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया गुकबरो, तुमने मेरे चेहरे को रोशन कर दिया। मगर गुकबरो कहता है तुम्हारे इस स्याह चेहरे को कोई भी रोशन नहीं कर सकता। यह सुनकर गुमिश्तगन चौंक जाता है। दीवान में मौजूद सब लोग भी हैरत ज़दा रह जाते हैं और गुमिश्तगन पूछता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। जवाबन गुकबरो कहता है इसका मतलब कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। वो जाल जो तुमने बिछाए, वो जराइम जो तुमने किए, वो यके बाद दिगरे आया हो गए हैं। तुम जिसे फतह समझ रहे हो वो शिकस्त में बदल चुकी है। जंगल में बालेन चात्योन को कैदी बनाए आगे बढ़ रहा होता है तो चात्योन उसे कहता है तुम बेकार कोशिश कर रहे हो बालेन, तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे। जवाब में बालेन कहता है ये तुम्हारा मसला है चात्योन, जिसने तुम्हें छोड़ दिया तुम उस लड़काई की वजह से मरोगे। और जब मैं तुम्हारी आने वाली काबिल रहम जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे तुम्हारे लिए ये मौजू अंजाम लगता है। इसलिए मैं सलाउद्दीन ऐबी के साथी उसके सामने आ जाते हैं और वज़ो कहता है कौन बालेन इस लानती आदमी का खून हमारे लिए हलाल है ताकि हम अपने भाई उर्फा का इंतकाम ले सकें। तुम चात्योन हमारे हवाले कर दो। मगर बालेन कहता है मैं चात्योन के साथ आपका मसला समझता हूँ लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। वज़ो कहता है हमारे इंतकाम की आरज़ू ने हमारी तलवारें तेज कर दी हैं, हमारे रास्ते में मत आओ वरना तुम भी गज़ब का निशाना बन जाओगे। तो बालेन कहता है चात्योन मेरा कैदी है, तुम अगर इसे लेना चाहते हो तो आओ और ले लो। ये कहते साथ वो तलवार पे हाथ रख लेता है। वज़ीर सलाउद्दीन के साथी भी गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं। शाम के दीवान में करतगन और बोरो अमीर के इमाज के साथ दाखिल होते हैं। गुमिश्तगन को एक और दचका लगता है और करतगन कहता है मुर्दे एक एक करके एक ड्रोने ख्वाब की तरह लौटेंगे गुमिश्तगन, तुमने जिस दिन मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थमाई थी मैं जानता था कि तुम्हारा अंजाम होने वाला है। जिन्होंने मेरे दरवेश चचा को कत्ल किया वो किसी रहम के काबिल नहीं। गुमिश्तगन चिल्लाते हुए कहता है ये वाज़ेह गद्दारी है। तो करतगन कहता है चुप रहो चुप, गद्दारी तुम्हें ज़ेब देती है। जहाँ तक मेरी बात है मेरी वफादारी सलाउद्दीन के साथ है। अगले लम्हे दरवाजा खुलता है और सलाउद्दीन ऐबी दीवान में दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर हर आंख खुली की खुली रह जाती है और ऐसा समझेंगे गुमिश्तगन के नीचे तख्त नहीं रहता। वज़ीर अमाद और अस्फहानी बहुत खुश होते हैं। सलाउद्दीन ऐबी कहते हैं हर कोई सुन ले और जान ले, मलिक इस्माइल को अगवा करने वाला शख्स जिसने धोखे और फरेब के जरिए खुद को तख्त का नायब करार दिया, जिसने अमीर यरोकी और उमर मल्ला हजरत को कत्ल किया और शाम को फितनों का घर बना दिया, वो अमीर गुमिश्तगन है। गुमिश्तगन कहता है झूठ बोल रहा है ये, इस शख्स की बात पर यकीन ना करें जिसने अपनी मौत की कहानी गढ़ करके हमें धोखा दिया। सलाउद्दीन ऐबी कहते हैं अमीर गुकबरो और कराकोश को बरसों तक जिंदान में रखा और हमारे खिलाफ नफरत के जज्बात को हवा दी और आखिर में इसने हमारी जमीनों की लालच की खातिर सुलेबियों तक के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे गालिब आ गए। अस्फहानी एकदम से कहते हैं गुआहान की गवाही के मुताबिक जिसके जराइम आया हो गए उस गुमिश्तगन का सुल्तान के नायब की हैसियत से तख्त पर बाकी रहना नामुमकिन है। नए नायब के तौर पर हमारी रियासत को तबाही के दहाने से बचाने वाले मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन ऐबी को तफवीज़ किया जाता है। हर कोई जो हक के रास्ते पे खड़ा है अपना हाथ उठाए। गुकबरो अमीर का इमाज और बाकी सब के सब वज़ीर सलाहुद्दीन की हिमायत में हाथ उठा लेते हैं और गुमिश्तगन की हिमायत में कोई भी नहीं बचता। यह देखकर अस्फहानी सलाहुद्दीन ऐबी से कहते हैं अजीम शान शाम में आपको खुशामदीद सुल्तान सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन ऐबी कहते हैं अल्लाह ने इस मुबारक सरजमीन को जालिमों के हाथ में नहीं छोड़ा, हमारे लिए बंद किए जाने वाले शाम के दरवाजे अब हमारे लिए खुल गए हैं। इन दरवाजों से मेरे साथ दाखिल होने वाला मेरे साथ चलने वाला बिलाखिर कुछ तक पहुंच जाएगा। जैसा कि हमने कोकास्कोन से मुकद्दस शाम को देखा, वक्त आने पे हम कोहे जैतून से मुकद्दस कुछ को देखेंगे। जो इस इश्क को अपने दिल में संभाले बैठा है वो मरने से पहले फना हो जाएगा, क्योंकि ये हक की खातिर अपने आप को कुर्बान कर देने वालों का दावा है। गुमिश्तगन परेशान होते हुए उन्हें देखता ही रह जाता है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर